वेलकम टू दिस न्यू चैप्टर ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर इस स्टोरी पे अच्छे व्यूज, कमेंट और लाइक आए तभी ये स्टोरी कंप्लीट की जाएगी। सो अगर आप इस स्टोरी को पूरा सुनना चाहते हैं तो सपोर्ट दिस स्टोरी, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। शालू रीता के गले लग बोलती है आई मिस योर डी, जिसे सुन रीता शालू के गाल को चूम कर बोलती है आई मिस यू टू माई प्रिंसेस। तभी विध्वंस फटाफट शालू के पास आ उसे रीता से एक झटके से अलग कर खुद के गोद में ले लेता है और उसके सॉफ्ट गालों को अपने रुमाल से साफ करने लगता है। वही दंश रीता के पास आ बोलता है हमारी जान को अगली बार तुमने किस किया ना तो सच बता रहा हूं तुम्हें सीधा दीवारों में ही चुनवाऊंगा। जिसे सुन रीता अपनी आंखें छोटी कर बोली और हाँ मैं तो ऐसे ही बोलूंगी ना, आइए जहां पना हमें दीवार में चुनवाइए, कुछ करके तो देख तेरे सारे गुर्दे सीने से निकाल लूंगी। जिसे सुन दंश उसे अपनी ठंडी आंखों से घूर कर बोलता है यही बात भाई से बोलकर दिखा। जिसे सुन रीता मुंह बनाकर बोलती है मैं राक्षस से 100 कदम दूर रहती हूँ। वही दंश उसे देख वापस से शालू के पास आता है जो मुंह फुलाए विध्वंस को देख रही थी और क्यूट तरीके से बोल रही थी गंदे डेविल आप हमें हमारी डी से बात करने भी नहीं दे रहे। जिसे सुन विध्वंस शालू के गालों को चूम कर बोलता है वाइफी लेट्स गो, आपको स्कूल जाना है ना। जिसे सुन शालू हमें अपनी गर्दन हिला देती है। वही शालू विध्वंस की बात सुन बोलती है ओहो डेविल्स जल्दी चलो। जिसे सुन दंश विध्वंस शालू को स्कूल छोड़ने चले जाते हैं। वही सब मुस्कुराकर उन्हें देख रहे थे और आदित्य भी अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। वही रीता आराम से अपना नाश्ता कर रही थी लेकिन उसे खुद पर किसी की नजरों की तपिश महसूस हो रही थी। वो ऐसे ही नीचे देख बोलती है यू नो व्हाट सन की आदमी, मुझे घूरने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा सो तुम अपने खाने को घूरो आई मीन खाओ। जिसे सुन करण वैसे ही रीता को घूरकर देख बोलता है सनशाइन आई एम लुकिंग एट माई ब्रेकफास्ट। जिसे सुन रीता चिढ़ जाती है क्योंकि उसे करण की बात अच्छे से समझ आ जाती है, फिर भी वो मुंह बनाकर बोली बेशर्म सन की इतना बोल। वो अब उसे इग्नोर कर अपना ब्रेकफास्ट करती है। वही करण उसे ऐसे ही कुछ देर घूर कर चला जाता है। कार में आदित्य आराम से कार में बैठा हुआ था तभी उसका फोन बजता है। जिसे महसूस कर आदित्य फोन उठाता है तो वही ममता जी की आवाज आदित्य के कान में पड़ती है जो थोड़ा हिचक कर बोलती है आदि हमें आपसे कुछ बात करनी है। जिसे सुन आदित्य प्यार से बोलता है कहिए मम्मा आपको क्या कहना है। तभी ममता जी बोलती है वो आपके पापा के बिजनेस पार्टनर चाहते हैं कि आप उनकी बेटी से शादी कर ले। वही अभी तक जो आदित्य प्यार से बात कर रहा था उसके एक्सप्रेशन अब बदल जाते हैं। अब उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वो अपनी आंखें बंद कर खुद को कंट्रोल कर बोलता है मम्मा आई डोंट वांट टू मैरी एनीवन सो आप उन्हें मना कर देना। इतना बोल आदित्य बोलता है अच्छा मम्मा मैं बाद में बात करता हूँ। इतना बोल आदित्य फोन काट देता है और अपनी वॉलपेपर को देखता है जहाँ एक क्यूट सी बच्ची की फोटो लगी थी। उसे देख आदित्य बोलता है तुम चाहे इस दुनिया में हो ना हो लेकिन ये आदित्य प्रताप सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा क्यूटी पाए। इतना बोल आदित्य उस फोटो को चूम लेता है। वही एमबी मॉडल स्कूल दंश विध्वंस शालू को उसके स्कूल के बाहर छोड़ देते हैं। जिसे देख शालू जैसे कार से उतरने लगती है वैसे ही विध्वंस शालू का हाथ पकड़ अपने गोद में बैठा लेता है। जिस एहसास से शालू अपनी बड़ी बड़ी भूरी आंखों से विध्वंस को देख रही थी वही दंश फटाफट शालू के गालों को चूम लेता है और प्यार से बोलता टेक केयर जान। वही शालू के चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कान आ जाती है। तभी विध्वंस शालू के माथे को चूम अपनी सर्द आवाज में बोलता वाइफी लड़कों से दूर रहना। जिसे सुन शालू पाउट बनाकर बोलती है क्यों हम दूर नहीं रहेंगे और अंशु और अक्षु तो हमारे बेस्ट फ्रेंड है। वही विध्वंस अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे शालू की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वही दंश उसे भी शालू की बात पसंद नहीं आई लेकिन उसे पता था अंश और अक्षय शालू को वैसी नजरों से नहीं देखते और उसे विध्वंस के गुस्से का एहसास था, इसलिए दंश शालू को फटाफट अपने गोद में बैठा लेता है। जिसे देख शालू दंश की तरफ देखती है। वही दंश शालू के माथे को चूम कर बोलता जाओ जान आप लेट हो जाओगे। जिसे सुन शालू विध्वंस की तरफ देखती है जिसने अभी तक अपनी आंखें बंद कर रखी थी। जिसे देख शालू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसकी आंखें धीरे धीरे नम हो जाती है। वो विध्वंस को देख अपने रुंधे गले से बोलती है डेविल आप शालू से गुस्सा हो। वही विध्वंस शालू की ऐसी आवाज सुनता है तो झट से अपनी हरी आंखें खोल लेता है। इस वक्त विध्वंस की आंख पूरी लाल हो गई थी लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी मासूम सी छोटी सी वाइफी पर जाती है उसका सारा गुस्सा वही खत्म हो जाता है। विध्वंस फटाक से शालू को वापस अपने गोद में ले लेता है और प्यार से उसका छोटा सा चेहरा अपने सामने करता है और उसके माथे को चूम कर बोलता है मेरी छोटी सी वाइफी तुम्हारे डेविल बिल्कुल गुस्सा नहीं है। जिसे सुन शालू मासूमियत से विध्वंस को देख बोलती है सच्ची डेविल आप सच्ची में गुस्सा नहीं हो ना। जिसे सुन विध्वंस शालू के माथे को सिद्धत से चूम लेता है और बोलता मुच्ची वाइफी अब तुम आराम से स्कूल जाओ वरना लेट हो जाओगी। तभी शालू फटाफट कार से नीचे उतरकर बोली डेविल्स हम अंशु और अक्षु के अलावा किसी के साथ नहीं रहेंगे।
वही दंश विध्वंस शालू की बात सुन मुस्कुरा देते हैं। वही शालू स्कूल के अंदर जाते हुए बोलती है, वैसे भी अंशु और अक्षु हमें किसी से दोस्ती करने ही नहीं देते, गंदे अंशु और अक्षु। इतना बोल शालू अपनी क्लास की तरफ चली जाती है और वही हमारे हीरो अपने ऑफिस निकल जाते हैं। दूसरी तरफ राज आराम से अपने रूम में बैठकर डेविल स्माइल कर रहा था। वो खुद से बोलता है, सीरत बेबी तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, सो बी रेडी। इतना बोल राज अपने सामने लगी एक लड़की की तस्वीर को देखता है। वो लड़की फोटो में खिलखिलाकर हंस रही थी, जिसे देख राज उस लड़की के फोटो के पास आ उसके होठों को छू कर बोलता है, बेबी डॉल जी हाँ, ये तस्वीर किसी और की नहीं, हमारी शालू की ही तस्वीर थी। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। अगर हमारे बीच तुम्हारे वो सो कॉल हस्बैंड एस बी आई किल देम, तुम सिर्फ मेरी ही रहोगी। लेकिन अब देखो तुमने उनसे शादी की, इसकी तो पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी, वो भी तुम्हारे खुद के हस्बैंड से। इतना बोल राज जोर जोर से हंसने लगता है। दंश विध्वंस की कार एक बड़े से बिल्डिंग के सामने रुकती है जहां एएसएस कॉर्पोरेशन लिखा हुआ था। दंश विध्वंस फटाफट अंदर जाते हैं। जैसे जैसे दोनों अंदर जाते वैसे उन्हें सब ग्रीट करते हैं, जिसे देख दोनों भाई इग्नोर कर एटीट्यूड में अपनी प्राइवेट लिफ्ट में चले जाते हैं। वही लड़कियां अपने दिल पर हाथ रखकर बोलती है, हाय क्या अदाएं है हमारे बॉस की। वही लड़के मुंह बनाकर बोलते हैं, उतने डेंजरस भी है वो लोग, जिसे लड़कियां बड़े प्यार से इग्नोर कर देती है। वही दंश विध्वंस अपने कैबिन में बैठे हुए थे, तभी कोई फटाफट कैबिन में आ जाता है। वही दोनों भाइयों को पता था ये कौन हो सकता है, इसलिए वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। वही सामने करण खड़ा था जो सीधा कुर्सी पर बैठ दोनों को गुड मॉर्निंग बोलता है, जिसे सुन विध्वंस इग्नोर कर देता है। वही दंश अजीब तरीके से उसे देख बोलता है, हम सुबह मिले थे। जिसे सुन करण मुंह बनाकर बोलता है, तो दोबारा सुन लो और दूसरों को भी सुना दो। तभी विध्वंस अपनी सर्द आवाज में बोलता है, अगर बकवास करनी है तो कहीं और जाकर करो। जिसे सुन अब करण सीरियस हो जाता है और बोलता है, मुझे एंजल की खबर नहीं मिल रही, वो कहाँ है, आई डोंट नो। वही विध्वंस अपनी तेज आवाज में बोलता है, वो हमारी एंजल है, सो डोंट कॉल हर एंजल। वही दंश भी करण को गुस्से से घूर रहा था, जिसे देख करण अपना गला ठीक कर बोलता है, सॉरी आई मीन बच्चा। जिसे सुन दंश विध्वंस बोलते हैं, एक बार सोना मिल जाए तो हमारी एंजल भी मिल जाएगी। कुछ घंटों बाद आदित्य जो इस वक्त रेगिस्तान पहुंचा था, वहां की गर्मी देख आदित्य खुद से बोला, दे ऑलवेज लाइक दैट बट आई नो कुछ तो है जिस कारण तुमने मुझे यहाँ भेजा है, एंड बॉस कभी भी कहीं टाइम वेस्ट नहीं करता। इतना बोल आदित्य का चेहरा सर्द हो जाता है। आज वो आदित्य बिल्कुल नहीं लग रहा था जो हमेशा खुश रहता है, आज उसमें भी दंश विध्वंस वाली वाइब आ रही थी। ऐसे ही रात का समय हो जाता है। दंश विध्वंस फटाफट अपने घर आते हैं। आज उन्हें अपनी जान को जो देखना था, जो अब उनकी दुल्हन बन चुकी थी। दंश विध्वंस जैसे ही हॉल में आते हैं, उन्हें खिलखिलाकर हंसने की आवाज आ रही थी। जैसे ही दोनों भाई ये हंसी सुनते हैं, उनकी सारी थकान मिट जाती है। वही हॉल में शालू अक्षय के बालों की चोटी बना देती है, जिस कारण अक्षय बहुत ज्यादा फनी लग रहा था। वही पूरी फैमिली उसे देख उसका मजाक बना रही थे, बस एक शख्स को छोड़कर जिसका पूरा ध्यान वंश पर था, जो मुंह बना बनाकर हंस रहा था। तभी एक औरत दंश विध्वंस के गले लग जाती है, जिस कारण दंश विध्वंस अपने होश में आते हैं तो सामने करण की मॉम किरण अवस्थी थी, जिसे देख दंश विध्वंस के मुंह से खुद ही निकलता है, मासी। जिसे सुन किरण जी दंश विध्वंस को देखकर मुंह बनाकर बोलती है, तुम दोनों बहुत गंदे हो यार, अपनी सबसे हसीन मासी को छोड़कर चले गए थे। जिसे सुन दंश विध्वंस दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। दोनों एक साथ अपनी मासी के गालों को चूमकर बोलते हैं, मिस यू मासी। वही पूरा परिवार उनकी हरकत देख सदमे में चला जाता है, सबकी आंखें नम हो जाती है। दंश विध्वंस जैसे बचपन में अपनी मासी से कनेक्ट थे, वैसे आज भी है। वही दंश विध्वंस को अच्छे से याद था उसकी मासी, जिससे दोनों भाई बहुत प्यार करते थे, उन्हें कितने बुरी तरीके से राज ने मारा था। उन्हें आज भी याद था उनकी मासी हमेशा बोलती थी, सीरत अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन दोनों भाइयों ने उन्हें बेइज्जत करके घर से भगा दिया था और उनका बिजनेस भी बर्बाद कर दिया था। अब थोड़ा जान लेते हैं। किरण अवस्थी उम्र 49 साल पर इन्होंने खुद को इतने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, इसलिए ये अभी 30 की लगती है। गोरा रंग, हेजल आंखें, क्यूट सा चेहरा। ये दंश विध्वंस की मोम मीरा राजपूत की सगी बहन है। दंश विध्वंस हमेशा ही अपनी मासी को एक दोस्त की नज़र से देखते हैं। दंश विध्वंस यही सब सोच रहे थे, तभी करण बोलता है, मॉम अगर आपका इमोशनल ड्रामा खत्म हो गया है तो दोनों को अपनी बाहों से आजाद कर दो। जिसे सुन दंश विध्वंस बुरी तरीके से करण को घूरने लगते हैं, जिसे देख करण मुंह बनाकर बोलता है, तुम दोनों का ही भाई हूं, शर्म करो। जिसे सुन दंश बोलता है, इसलिए अभी तक जिंदा बचा हुआ है। तभी शालू चिल्ला कर बोलती है, गंदे डेवल्स अभी। जिसे सुन दंश विध्वंस और बाकी सबका ध्यान शालू की तरफ चला जाता है, जहां शालू सोफे पर बैठे मुंह फुलाई हुई थी। वही दंश विध्वंस एक जगह फ्रीज हो जाते हैं। दोनों के कानों में एक ही बात गूंज रही थी, गंदे डेवल्स हबी। तभी ममता जी शालू के पास आकर प्यार से बोली, प्रिंसेस आपको हब्बी बोलना किसने सिखाया।
वही ये सुन वंश इधर उधर देखने लगता है। वही कोई था जो बड़े देर से वंश को देख रहा था। वही ये सुन शालू थोड़ा हड़बड़ा जाती है और बोलती है, वो मम्मा हमने ना टीवी पर देखा था जब लड़की की शादी होती है ना वो अपने हस्बैंड को हब्बी बोलती है। जिसे सुन ममता जी कुछ बोलती उससे पहले ही विध्वंस शालू को गोद में उठा लेता है और अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है। वही दंश ममता जी को देख बोलता है, मॉम हम अभी आते हैं। इतना बोल वो भी चला जाता है। वही सब मुंह फाड़े दंश विध्वंस को जाते हुए देखते हैं। वही एक लड़का जो कब से दोनों भाई की हरकत देख रहा था अब उसका पारा हाई हो रहा था, जिसे देखकर करण उस लड़के के पास आ बोलता है, चिल ब्रो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। जिसे सुन वो लड़का अपनी सर्द आंखों से करण को देख वहां से चला जाता है। लेकिन उसी बीच वो अंश को भी देख वहां से चला जाता है। अब हॉल में ममता जी और किरण जी के अलावा अंश, अक्षय और करण ही थे। तभी अंश अक्षय को देख बोलता है, भाई मुझे आइसक्रीम खानी है। जिसे सुन अक्षय की आंखें छोटी हो जाती है। वो उसे घूर कर देख बोलता है, तुमने सुबह ही खाई थी, अगर दोबारा मांगी ना तो टांगे तोड़ दूंगा। वही बस अक्षय का यही कहना था। अंश फटाफट करण के पास आ उसकी शर्ट खींचने लगता है। जिसे देख करण का ध्यान अपने छोटे से क्यूट से भाई पर जाता है जो अपनी आंखों में नमी लिए उसे देख रहा था। जिसे देख करण फटाफट अपने छोटे से क्यूट से भाई को अपने गोदी में उठा लेता है और प्यार से बोलता है, अंशु बच्चा क्या हुआ। जिसे सुन अंश अपने भाई के सीने में अपना सर रखकर बोलता है, भाई देखो ना अक्षय भाई बोल रहे हैं वो मेरे पैर तोड़ देंगे, फिर मैं आपके पास कैसे आऊंगा। जिसे सुन करण अक्षय को घूर कर देखता है, जिस कारण अक्षय अपने सफेद दांत दिखाकर बोलता है, भाई ये लड़का झूठा है, आइसक्रीम मांग रहा है। जिसे सुन करण बोलता है, तो एक दिला देगा तो तेरा क्या जा रहा है। तभी किरण जी बोलती है, अंश क्रीम तुम नहीं खा सकते, चुपचाप से अपने भाई के गोद से उतरो और घर जाओ। तभी अक्षय अपनी मॉम को देख बोलता, हो मॉम बच्चा है वो। इतना बोल अक्षय अंश के पास आ बोलता है, चला जा आइसक्रीम दिलाता हूँ। जिसे सुन अंश के आंखों में चमक आ जाती है। वो एक नजर अपनी मॉम को देख मुस्कुरा देता है और अक्षय के साथ चला जाता है। तभी करण बोलता है, मोम आपने अच्छा नहीं किया, ऐसे मेरा क्यूट सा भाई मेरे गोदी कम आता है और आपने उसे अक्षय के साथ भेज दिया। जिसे सुन किरण जी मासूम सा चेहरा बनाकर बोलती है, मैंने तो कुछ नहीं किया। तभी ममता जी बोलती है, यार अब तो जलना कम कर। जिसे सुन किरण जी मुंह बनाकर बोलती है, मैं कहाँ जलती हूँ, बस मुझे नहीं पसंद मेरा अंशु, मुझे छोड़ इन दो गधों को पसंद करे। वैसे भी मेरे पास अब मेरा अंशु ही है। जिसे सुन ममता जी कुछ नहीं बोलती। वही करण के दिमाग में भी एक दृश्य नजर आता है, भैया मैं ना आने वाले बेबी से बहुत प्यार करूंगी। यही सब सोच करण अपने घर की ओर निकल जाता है। दंश विध्वंस का कमरा। दंश जैसे ही कमरे में आता है तो देखता है विध्वंस शालू को अपने गोद में लिए बिस्तर पर बैठा हुआ था। वही शालू मुंह फुलाए बैठी थी। जिसे देख दंश के चेहरे पर सॉफ्टनेस आ जाती है। वो भी आराम से बेड पर बैठ जाता है और शालू की तरफ देखकर बोलता है, भाई देखो ना कोई गुस्सा हो गया है। जिसे सुन विध्वंस शालू की तरफ एकटक देखकर बोलता है, वाइफी हब्बी बोलो ना। वही विध्वंस की बात सुन दंश आंख फाड़े अपने भाई को देखता ही रह जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये उसका वही भाई है जो हमेशा कड़वा करेला बनकर रहता था। लेकिन वही विध्वंस को बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसे तो अपनी छोटी सी वाइफी के मुंह से हब्बी सुनना था। तभी शालू मुंह बनाकर बोली, हम नहीं बोलेंगे, हम आप दोनों से गुस्सा है, गंदे डेविल्स हब्बी। वही खुद के लिए दोबारा हब्बी सुन विध्वंस की आंखों में चमक आ जाती है। वही इस बार दंश के चेहरे पर भी प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। दंश बहुत प्यार से शालू को अपनी गोदी में उठा लेता है और बोलता है, जान आप गुस्सा क्यों हो, हम तो आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं। जिसे सुन शालू मुंह बनाकर बोलती है, अच्छा जी बड़े आए आप हमसे प्यार करने वाले, अगर हमसे आप प्यार करते तो सबसे पहले आप हमें गले लगाते ना कि मासी को। वही शालू की ऐसी शिकायत सुन दंश विध्वंस के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब विध्वंस बोलता है, अच्छा जी मेरी छोटी वाइफी गुस्सा है। जिसे सुन शालू हाँ में गर्दन हिला देती है। जिसे देख दंश आगे बोलता, भाई लेकिन हमने तो जान के लिए बड़ी वाली चॉकलेट लाई थी, अब ये चॉकलेट कौन खाएगा। ये सब करते वक्त दंश सैड सा चेहरा बना अपनी टेढ़ी नजरों से अपनी जान को देखता है जो अपनी आंखों में चमक लिए उन्हें देख रही थी। तभी विध्वंस बोलता है, एक काम करो, बड़ी वाली चॉकलेट है ना, उसे तुम अंश को दे दो, उसे भी चॉकलेट से बहुत प्यार है। जिसे सुन शालू फटाफट दंश के गोद से उतरकर विध्वंस के गोद में आ जाती है और प्यार से बोलती है, डेविल हब्बी हम अब गुस्सा नहीं है, अब दर्दू हमारी चॉकलेट। जिसे सुन दंश मुंह बनाकर बोलता है, जान लेकिन चॉकलेट तो मेरे पास है और आप भाई से मांग रहे हो। जिसे सुन शालू विध्वंस के गोद से फटाक से उठकर वापस दंश के गोद में आ दंश के गालों को चूमकर अपने सफेद दांत दिखा देती है। वही अब विध्वंस वो भी शालू के आगे अपना चेहरा कर देता है, जैसे बोल रहा हो मुझे भी किस दो। जिसे समझ शालू उसके गाल को भी चूम लेती है। तभी दंश को भी होश आता है, उसके होठों पर खुद ही मुस्कान आ जाती है। दंश विध्वंस शालू के हाथों में चॉकलेट पकड़ाकर उसके माथे को चूम कर बोलते हैं, वाइफी जान तुम जब तक अपनी चॉकलेट खाओ हम थोड़ी देर में आते हैं। जिसे सुन शालू हमें अपना सर हिलाकर आराम से अपनी चॉकलेट खाने लगती है। उसे इस वक्त बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जिसे देख दंश विध्वंस नामे अपनी गर्दन हिलाकर वहां से चले जाते हैं।
स्टडी रूम। दंश विध्वंस आराम से कुर्सी पर बैठे हुए थे। वही उन दोनों के सामने एक लड़का बैठा हुआ था जिसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। वो गुस्से में अपने दांत पीसकर बोलता है, तुम दोनों ने अगर इस बार प्रिंसेस का दिल दुखाया ना तो आई प्रॉमिस मैं भूल जाऊंगा कि कभी हम दोस्त थे। वही उस इंसान की बात सुन दंश विध्वंस की मुट्ठी कस जाती है। दंश विध्वंस उसे एक नजर देख अपने इमोशन को कंट्रोल करके बोलते हैं, हम अभी भी दोस्त हैं। जिसे सुन वो लड़का अपनी आंखें छोटी कर बोलता है, किसने तुम दोनों को ये गलत फहमी दे दी कि हम दोस्त हैं, या शायद भूल गए तुम दोनों की तुम दोनों को मुझसे कुछ मतलब नहीं रखना था और अभी यहाँ बुलाया है तो बता दो किस खुशी में बुलाया है, क्योंकि मुझे बहुत काम है, अब मैं वेला नहीं हूँ। वही उस इंसान की बात दंश विध्वंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। दंश उस इंसान के पास खड़ा हो जाता है और बोलता है, सॉरी यार, माफ कर दे, जानता हूँ हम दोनों भाई की गलती है, हमने किसी के बहकावे में आकर अपना अच्छा दोस्त खो दिया। वही इतना बोल दंश विध्वंस दोनों को याद आता है, ये वही इंसान है जिसने दोनों को कितना समझाया था कि सीरत सही नहीं है, कुछ तो है उसमें, लेकिन इन्होंने उसकी बात नहीं मानी। एक बार सीरत ने इस इंसान पर जबरदस्ती का इल्जाम भी लगाया था, जिस कारण दंश विध्वंस ने इससे दोस्ती तोड़ दिया था और उसे जेल भेज दिया था। कुछ समय बाद पता चला था इस इंसान की मौत हो गई है। इतना सोच दोनों भाई रियलिटी में वापस आते हैं। दंश खुद से बोलता है, अभी देर नहीं हुई है, और इतना सोच वो उस इंसान के गले लग बोलता, अर्थ माफ कर दे यार। अर्थ अभी कुछ बोलता उससे पहले विध्वंस अपनी सर्द आवाज में बोलता है, अगर तूने दोस्ती तोड़ी तब तू देखेगा तेरे सारे राज सबके सामने आ जाएंगे, और जिसको अपना जुनून बनाता फिर रहा है ना भूल मत कौन है वो हमारा। जिसे सुन अब दंश भी डेविल स्माइल कर बोलता है, अब देख ले भाई क्या करना है तुझे। वही उन दोनों की ऐसी बातें सुन अर्थ अपनी आंखें छोटी कर बोलता है, मतलब गलती करके तुम दोनों मुझे ही ब्लैकमेल कर रहे हो। जिसे सुन दंश वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है। वही विध्वंस बोलता है, हाँ तो कर रहे हैं ब्लैकमेल। जिसे सुन अर्थ कुछ नहीं बोलता और सीधा अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। इस वक्त उसके आंखों में बिल्कुल भी इमोशन नहीं थे लाइक विध्वंस। वो सीधा दोनों के पास आ दोनों को गले लगा लेता है। वही दंश विध्वंस भी उसे कुछ नहीं बोलते। तभी अर्थ बोलता है, आई नो मुझे और तुम दोनों को अपने इमोशन दिखाने नहीं आते, लेकिन सच्ची तुम दोनों को बहुत मिस किया मैंने। तभी विध्वंस बोलता है, व्हाट मिस, इतना बेतुका समय था तुम्हारे पास। जिसे सुन अर्थ बोलता है, चुप कुत्ते। ऐसे ही तीनों दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं। अर्थ मेहरा मेहरा इंडस्ट्री का मालिक ये ममता जी के भाई के बेटे हैं, जिस कारण इनका मेंशन में आना जाना लगा रहता है। अर्थ 6'4" हाइट, गेहुआ रंग, काली आंखें, तीखे नैन नक्श और हल्की सी बियर्ड। इनकी भी उम्र दंश विध्वंस के जितनी है, 25 साल। ये एक साइको टाइप के इंसान है। अगर इन्हें कुछ अच्छा लग जाए तो ये वो चीज कैसे भी हासिल करना जानते हैं, चाहे वो सामान हो या इंसान। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। दंश विध्वंस अपने हाथों से अपनी जान और वाइफी को खिला रहे थे। वही अर्थ भी आराम से खा रहा था। वो वहां ऐसे बैठा था जैसे वहां कोई एक्सिस्ट नहीं करता। वही ममता जी मुंह बनाकर बोली, अर्थ बेटू आप इतने बोरिंग क्यों हैं। वही ममता जी की ऐसी बातें सुन भानु जी अपना सर हिला देते हैं और शालू टुकुर टुकुर अपनी मम्मा की देखने लगती है। तभी विध्वंस बोलता है, वाइफी खाने पर ध्यान दो। जिसे सुन शालू वापस खाने लगती है। वही अर्थ बोलता है, मासी वाई यू थिंक आई एम बोरिंग। जिसे सुन ममता जी मुंह बनाकर बोलती है, बोरिंग हो तो बोरिंग ही कहूंगी ना, ये नहीं होता अपनी प्यारी सी मासी के लिए चॉकलेट ही ले आऊं। जिसे सुन अर्थ भानु जी से बोलता है, मौसा जी देख रहे हैं ना, आज इन्हें चॉकलेट नहीं दी तो मैं बोरिंग हो गया। जिसे सुन भानु जी बोलते हैं, तुम्हारी मासी है तुम ही संभालो। जिसे सुन अर्थ बोलता है, आप अपने कमरे में देख लेना आपको मिल जाएगा। जिसे सुन ममता जी अर्थ की बुलाइया लेकर बोलती है, मेरा बेटू सबसे बेस्ट है। तभी ममता जी के कान में 4 आवाज आती है, हम। जिसे सुन ममता जी का ध्यान दंश विध्वंस शालू और भानु जी पर जाता है। जिसे देख ममता जी अपना सर पर हाथ रख बोलती है, जलकुक दे। जिसे सुन अर्थ मुस्कुरा देता है। वही चारों की आंखें छोटी हो जाती है। जिसे देख ममता जी खिंचानी हंसी हंसकर बोलती है, हम तो मजाक कर रहे थे, आप सब बेस्ट है। जिसे सुन अब चारों के कलेजे को शांति मिलती है। वही ममता जी बोलती है, बस एक की कमी है, वो भी अभी जल जल कर पूरा ही जल जाता। जिसे सुन अर्थ मुस्कुरा देता है। वही चारों की आंखें छोटी हो जाती है। जिसे देख ममता जी खिंचानी हंसी हंसकर बोलती है, हम तो मजाक कर रहे थे, आप सब बेस्ट है। जिसे सुन अब चारों के कलेजे को शांति मिलती है। वही ममता जी बोलती है, बस एक की कमी है, वो भी अभी जल जल कर पूरा ही जल जाता। वही एक टेंट में आदित्य, उससे हिचकी आने लगती है। जिसे महसूस कर आदित्य मुस्कुराकर बोलता है, लगता है फिर से किसी को मेरी याद आ रही है। इतना सोच वो अपना फोन देख बोलता है, क्यूटी पाई, दिल कहता है तुम यहीं कहीं ही, लेकिन अपनी आंखों से तुम्हें मरते हुए देखा है, इन्हीं हाथों से तुम्हारा छोटा शरीर दफनाया है, फिर भी एक उम्मीद है कहीं ना कहीं तुम जिंदा हो मेरी जान। इतना बोल आदित्य की आंखों में कुछ जज्बात आकर गुजर जाते हैं। आदित्य अपनी आंखें बंद करके बोलता है, क्यूटी पाई आई मिस यू सो मच। ऐसे ही आदित्य को नींद आने लगती है और वो सुकून से सो भी जाता है।
आज उसने बहुत सारा काम किया था, वो यहाँ जैसे ही पहुंचा था वैसे ही वो अपने काम में लग गया था, जिस कारण थकान से उसे नींद आ जाती है। दूसरी तरफ एक आदमी जो शक्ल से ही गुंडा मवाली लग रहा था, उसे देख कोई भी बता सकता था कि ये आदमी एक नंबर का कमीना था। वही उस आदमी के सामने एक लड़की जिसकी उम्र 19 और 20 साल तक की लग रही थी, वो सामने वाले आदमी को देख अपने रुंधे गले से बोल रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा होगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। जिसे सुन वो आदमी राक्षस की तरह हंसने लगता है और बोलता, ओहो सोनियो, तुम तो मुझसे ऐसे ही डर रही हो, वैसे तुम्हें देख कोई नहीं बोल सकता कि तुम किसी बच्चे को पैदा कर चुकी हो। वही वो लड़की जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, प्लीज मुझे जाने दो। वो आदमी हंसकर बोलता है, सोनियो तुम्हें पूरे 20,000 में खरीदा है, ऐसे कैसे छोड़ दूं। इतना बोल वो आदमी उस लड़की की तरफ बढ़ने लग गया। यार आज मेरा बर्थडे था, जिस कारण मुझे आज टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं कल 2 चैप्टर डाल दूंगी, आज के लिए सॉरी। और यार जिन्होंने कमेंट में अपनी स्टोरीज डाली है, एक बार आप सब उनकी स्टोरीज भी पढ़कर देखना। जिसे सुन अर्थ मुस्कुरा देता है, वही चारों की आंखें छोटी हो जाती है, जिसे देख ममता जी खिंचानी हंसी हंसकर बोलती है, हम तो मजाक कर रहे थे, आप सब बेस्ट है। जिसे सुन अब चारों के कलेजे को शांति मिलती है। वही ममता जी बोलती है, बस एक की कमी है, वो भी अभी जल जल कर पूरा ही जल जाता। वही एक टेंट में आदित्य उससे हिचकी आने लगती है, जिसे महसूस कर आदित्य मुस्कुराकर बोलता है, लगता है फिर से किसी को मेरी याद आ रही है। इतना सोच वो अपना फोन देख बोलता है, क्यूटी पाई, दिल कहता है तुम यहीं कहीं ही, लेकिन अपनी आंखों से तुम्हें मरते हुए देखा है, इन्हीं हाथों से तुम्हारा छोटा शरीर दफनाया है, फिर भी एक उम्मीद है कहीं ना कहीं तुम जिंदा हो मेरी जान। इतना बोल आदित्य की आंखों में कुछ जज्बात आकर गुजर जाते हैं। आदित्य अपनी आंखें बंद करके बोलता है, क्यूटी पाई, आई मिस यू सो मच। ऐसे ही आदित्य को नींद आने लगती है और वो सुकून से सो भी जाता है। आज उसने बहुत सारा काम किया था, वो यहाँ जैसे ही पहुंचा था वैसे ही वो अपने काम में लग गया था, जिस कारण थकान से उसे नींद आ जाती है। दूसरी तरफ एक आदमी जो शक्ल से ही गुंडा मवाली लग रहा था, उसे देख कोई भी बता सकता था कि ये आदमी एक नंबर का कमीना था। वही उस आदमी के सामने एक लड़की जिसकी उम्र 19 और 20 साल तक की लग रही थी, वो सामने वाले आदमी को देख अपने रुंधे गले से बोल रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा होगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। जिसे सुन वो आदमी राक्षस की तरह हंसने लगता है और बोलता, ओहो सोनियो, तुम तो मुझसे ऐसे ही डर रही हो, वैसे तुम्हें देख कोई नहीं बोल सकता कि तुम किसी बच्चे को पैदा कर चुकी हो। वही वो लड़की जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, प्लीज मुझे जाने दो। वो आदमी हंसकर बोलता है, सोनियो तुम्हें पूरे 20,000 में खरीदा है, ऐसे कैसे छोड़ दूं। इतना बोल वो आदमी उस लड़की की तरफ बढ़ने लग गया। यार आज मेरा बर्थडे था, जिस कारण मुझे आज टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं कल 2 चैप्टर डाल दूंगी, आज के लिए सॉरी। और यार जिन्होंने कमेंट में अपनी स्टोरीज डाली है, एक बार आप सब उनकी स्टोरीज भी पढ़कर देखना। जिसे सुन अर्थ मुस्कुरा देता है, वही चारों की आंखें छोटी हो जाती है, जिसे देख ममता जी खिंचानी हंसी हंसकर बोलती है, हम तो मजाक कर रहे थे, आप सब बेस्ट है। जिसे सुन अब चारों के कलेजे को शांति मिलती है। वही ममता जी बोलती है, बस एक की कमी है, वो भी अभी जल जल कर पूरा ही जल जाता। वही एक टेंट में आदित्य उससे हिचकी आने लगती है, जिसे महसूस कर आदित्य मुस्कुराकर बोलता है, लगता है फिर से किसी को मेरी याद आ रही है। इतना सोच वो अपना फोन देख बोलता है, क्यूटी पाई, दिल कहता है तुम यहीं कहीं ही, लेकिन अपनी आंखों से तुम्हें मरते हुए देखा है, इन्हीं हाथों से तुम्हारा छोटा शरीर दफनाया है, फिर भी एक उम्मीद है कहीं ना कहीं तुम जिंदा हो मेरी जान। इतना बोल आदित्य की आंखों में कुछ जज्बात आकर गुजर जाते हैं। आदित्य अपनी आंखें बंद करके बोलता है, क्यूटी पाई, आई मिस यू सो मच। ऐसे ही आदित्य को नींद आने लगती है और वो सुकून से सो भी जाता है। आज उसने बहुत सारा काम किया था, वो यहाँ जैसे ही पहुंचा था वैसे ही वो अपने काम में लग गया था, जिस कारण थकान से उसे नींद आ जाती है। दूसरी तरफ एक आदमी जो शक्ल से ही गुंडा मवाली लग रहा था, उसे देख कोई भी बता सकता था कि ये आदमी एक नंबर का कमीना था। वही उस आदमी के सामने एक लड़की जिसकी उम्र 19 और 20 साल तक की लग रही थी, वो सामने वाले आदमी को देख अपने रुंधे गले से बोल रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा होगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। जिसे सुन वो आदमी राक्षस की तरह हंसने लगता है और बोलता, ओहो सोनियो, तुम तो मुझसे ऐसे ही डर रही हो, वैसे तुम्हें देख कोई नहीं बोल सकता कि तुम किसी बच्चे को पैदा कर चुकी हो। वही वो लड़की जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, प्लीज मुझे जाने दो। वो आदमी हंसकर बोलता है, सोनियो तुम्हें पूरे 20,000 में खरीदा है, ऐसे कैसे छोड़ दूं। इतना बोल वो आदमी उस लड़की की तरफ बढ़ने लग गया। यार आज मेरा बर्थडे था, जिस कारण मुझे आज टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं कल 2 चैप्टर डाल दूंगी, आज के लिए सॉरी। और यार जिन्होंने कमेंट में अपनी स्टोरीज डाली है, एक बार आप सब उनकी स्टोरीज भी पढ़कर देखना। जिसे सुन अर्थ मुस्कुरा देता है, वही चारों की आंखें छोटी हो जाती है, जिसे देख ममता जी खिंचानी हंसी हंसकर बोलती है, हम तो मजाक कर रहे थे, आप सब बेस्ट है।
जिसे सुन अब चारों के कलेजे को शांति मिलती है। वही ममता जी बोलती है, बस एक की कमी है, वो भी अभी जल जल कर पूरा ही जल जाता। वही एक टेंट में आदित्य, उससे हिचकी आने लगती है, जिसे महसूस कर आदित्य मुस्कुराकर बोलता है, लगता है फिर से किसी को मेरी याद आ रही है। इतना सोच वो अपना फोन देख बोलता है, क्यूटी पाई। दिल कहता है तुम यहीं कहीं ही, लेकिन अपनी आंखों से तुम्हें मरते हुए देखा है, इन्हीं हाथों से तुम्हारा छोटा शरीर दफनाया है, फिर भी एक उम्मीद है कहीं ना कहीं तुम जिंदा हो मेरी जान। इतना बोल आदित्य की आंखों में कुछ जज्बात आकर गुजर जाते हैं। आदित्य अपनी आंखें बंद करके बोलता है, क्यूटी पाई आई मिस यू सो मच। ऐसे ही आदित्य को नींद आने लगती है और वो सुकून से सो भी जाता है। आज उसने बहुत सारा काम किया था। वो यहाँ जैसे ही पहुंचा था वैसे ही वो अपने काम में लग गया था, जिस कारण थकान से उसे नींद आ जाती है। दूसरी तरफ एक आदमी जो शक्ल से ही गुंडा मवाली लग रहा था, उसे देख कोई भी बता सकता था कि ये आदमी एक नंबर का कमीना था। वही उस आदमी के सामने एक लड़की, जिसकी उम्र 19 और 20 साल तक की लग रही थी, वो सामने वाले आदमी को देख अपने रुंधे गले से बोल रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा होगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। जिसे सुन वो आदमी राक्षस की तरह हंसने लगता है और बोलता, ओहो सोनियो, तुम तो मुझसे ऐसे ही डर रही हो, वैसे तुम्हें देख कोई नहीं बोल सकता कि तुम किसी बच्चे को पैदा कर चुकी हो। वही वो लड़की जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, प्लीज मुझे जाने दो। वो आदमी हंसकर बोलता है, सोनियो तुम्हें पूरे 20,000 में खरीदा है, ऐसे कैसे छोड़ दूं। इतना बोल वो आदमी उस लड़की की तरफ बढ़ने लग गया। वो आदमी हंसकर बोलता है, सोनियो तुम्हें पूरे 20,000 में खरीदा है, ऐसे कैसे छोड़ दूं। इतना बोल वो आदमी उस लड़की की तरफ बढ़ने लग जाता है, जिस कारण वो लड़की गिड़गिड़ाने लगती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी बच्ची वह नहीं रह पाएगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। जिसे सुन वो आदमी उस लड़की का हाथ पकड़कर खुद के नजदीक कर बोलता है, ओह सोनियो, अगर तुम ऐसे ही रोती रही तब भी मुझे मजा मिलेगा, अगर साथ दोगी तो तुम्हें भी मजा मिलेगा। वही वो लड़की उस इंसान की बात सुन थर थर कांपने लगती है। इतना बोल वो आदमी उस नाजुक सी लड़की के चेहरे पर अपने हाथ फहराने लगता है, जिस कारण लड़की अपनी डर से आंखें बंद कर लेती है। तभी उसके आंखों के सामने कुछ आता है। वो उस आदमी को अपनी पूरी ताकत लगाकर धक्का दे देती है और जोर से चीख कर बोलती है, मैं नहीं छूने दूंगी। इतना बोल वो उस गंदे से कमरे के दरवाजे को खोल भाग जाती है। वही वो आदमी जो अभी संभल रहा था, उसका खून खोलने लगता है। वो जोर से चिल्लाकर बोलता, साली तू मिस्ट्रेस बनने के लायक भी नहीं है, अब तू एक प्रोस्टिट्यूट ही बनेगी। इतना बोल वो उस लड़की के पीछे भागने लगता है। वही दंश विध्वंस का कमरा। शालू अपनी आंखें बड़ी किए कभी दंश को देख रही थी तो कभी विध्वंस को, जिसे देख विध्वंस अपनी सर्द आवाज में बोलता है, वाइफी मैंने बोला ना अपना होमवर्क कंप्लीट करो। वही दंश विध्वंस को देख बोला, भाईजान कितनी छोटी है, उसके हाथों में दर्द हो जाएगा, मैं करवा दूंगा ना उसका होमवर्क। जिसे सुन विध्वंस अपनी आंखें छोटी किए बोलता है, दंश व्हाट आर यू टॉकिंग, और ये मेरा आखिरी फैसला है, वाइफी अपना होमवर्क करेगी वरना एक हफ्ते के लिए नो चॉकलेट। वही इतना ही हमारी शालू का सुनना था। वो चिल्लाकर बोली, नहीं हम अपनी चॉकलेट नहीं छोड़ेंगे, हम जा रहे हैं ना डेविल हब्बी अपना होमवर्क करने। जिसे सुन विध्वंस हाँ में सर हिला देता है, जिसे देख शालू बेड पर बैठ अपना होमवर्क करने लगती है। वही विध्वंस बालकनी में आकर खड़ा हो जाता है, तभी दंश उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वही विध्वंस उसे बिना देखे बोलता है, उसे खुद के पैरों पर खड़ा होना होगा, जानते हो ना दुनिया बेरहम है और मैं नहीं चाहता वो हम पर डिपेंड हो, उसे हर चीज खुद से करना होगा। जिसे सुन दंश एक्सप्रेशन लेस होकर बोलता है, बट वी ऑलवेज विद हर। जिसे सुन विध्वंस टेढ़ा मुस्कुरा कर बोलता है, हुनो कब कोई किसी का साथ छोड़ दे। इतना बोल वो अपने कमरे में वापस आ जाता है। वही दंश चांद को देख अपने बिना एक्सप्रेशन वाले चेहरे से बोलता है, एंजल जल्दी आ जाओ बच्चा, हमें यकीन है आप हमें जल्दी मिलेगी, वी मिस यू एंजल। इतना अपने मन में बोल दंश वापस अपने कमरे में आता है, जहां उसका भाई उसकी जान को पढ़ते हुए देख रहा था। वो भी विध्वंस के पास अपनी जान को देखने लगता है। वही शालूमून बना बनाकर अपना होमवर्क कर रही थी। वो खुद में ही बड़बड़ाती है, गंदे डेविल हब्बी, हम बात भी नहीं करेंगे, पता नहीं हमें ही क्यों दुख पीड़ा देते रहते हैं, देना है तो हमारी फेवरेट चॉकलेट देते, लेकिन नहीं। क्या हो गया अगर आज होमवर्क नहीं हो पाया, वैसे भी हम कौन सा रोज करके ले जाते हैं हम। तभी विध्वंस बोलता है, वाइफी जल्दी से अपना काम करो। जिसे सुन शालू मून बना लेती है और अपना काम करने लगती है, जिसे देख दंश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही विध्वंस का चेहरा भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। अर्थ का घर राज कमरे में आराम से लेटा हुआ था, तभी उसका फोन बजने लगता है, जिस कारण राज का ध्यान अपने फोन की तरफ जाता है। जिसे देख उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो फोन उठाकर कान पर लगाकर बोलता है, बेड पार्टनर। वही फोन के उस साइड सीरत का पारा हाई हो जाता है। वो गुस्से में बोलती है, ये सब तुमने ही किया है ना। जिसे सुन राज अनजान बनते हुए बोलता है, आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग एंड डोंट फॉरगेट, तुम अपनी शादी छोड़ कर आए हो। जिसे सुन सीरत दांत पीस कर बोलती है, मेरे बेबीज मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
इसलिए ये गेम मेरे साथ खेलो मत। और तुम क्या सोच रहे हो, तुम मेरे कार्ड स्विच करा दोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। वही राज हंस कर बोलता है, इतना विश्वास एंड जिस पैसे की बात कर रही हो ना, तो डोंट फॉरगेट ये सब मेरा है। तुम्हें ही अपने बेबीज के सामने सती सावित्री बनने का शौक था ना, तो अब भुगतो। जिसे सुन सीरत दांत पीस कर बोलती है, यू तुम्हें क्या लगता है अगर मैंने एक बार अपने बेबीज से बोला मुझे पैसों की जरूरत है तो वो मुझे आराम से दे देंगे। वही राज उसकी बात सुन तंज कसते हुए बोला, देन जाओ मांगो अपने सो कॉल बेबीज से पैसे। इतना बोल राज फोन काट देता है और सीरत गुस्से से तिलमिलाए हुई थी। वो दंश विध्वंस को कॉल करने लगी लेकिन उधर से किसी ने भी फोन नहीं उठाया। वही राज अपने फोन को देख बोला, कर लो फोन, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हारा फोन उठाया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस खुश हो जाओ, आज की रात सुकून से रहना, कल तुम्हें सरप्राइज जो मिलेगा। बहुत शौक है ना शादी से भागने का, अब एंजॉय करना। इतना बोल राज शालू की तस्वीर अपने दीवार पर देख बोलता है, बेबी डॉल। जैसे ही सीरत की पनिशमेंट खत्म वैसे ही आपकी पनिशमेंट शुरू। बहुत शौक है ना आपको पराये मर्दों के साथ रिश्ता बनाने में, वो भी एक नहीं दो, तो पनिशमेंट भी आपको डबल ही मिलेगी, वेट एंड वॉच। इतना बोल वो डेविल स्माइल करने लगा। लेकिन बेचारे को कौन समझाए, शालू के डेविल्स उसे एक खरोच भी इस बार नहीं आने देंगे। रीता का कमरा। यहाँ का माहौल बहुत गर्म था, बस किसी के सांसों की आवाजें आ रही थी। दो शरीर बिस्तर पर एक दूसरे से चिपके हुए एक दूसरे के होठों को बेतहाशा चूम रहे थे। ऐसा देखने में लग रहा था कोई दो हंस का जोड़ा एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, लेकिन पास आने पर समझ आया ऐसा कुछ भी नहीं है। रीता करण को खुद से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन करण उसे छोड़ने के जगह और टाइट पकड़कर चूम रहा था। उसने एक हाथ से रीता के दोनों हाथों को पकड़ रखा था। वो किसी प्यासे की तरह रीता के होठों का रस पी रहा था। वही रीता अब स्ट्रगल करना बंद कर देती है, क्योंकि उसे एहसास हो गया था ऐसा करके भी ये सनकी आदमी उसे नहीं छोड़ने वाला। कुछ देर बाद जब करण को महसूस होता है रीता को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो अपना चेहरा इधर उधर करने लगती है। जिस एहसास से करण रीता को किस करना बंद कर उसके सर से अपना सर लगा लेता है। दोनों गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। वही कुछ देर बाद जब दोनों की सांसें कंट्रोल होती है, तभी सीरत गुस्से में अपने दांत पीस कर बोलती है, सनकी आदमी तुम असली में सनकी ही हो। जिसे सुन करण डेविल स्माइल कर रीता के होठ जो किस करने के करना हल्के सूज गए थे और रेड हो गए थे, वो उन्हें अपने अंगूठे से सहलाकर बोलता है, इस सनकी की सनक हो तुम मेरी हो सनशाइन, तो तुम्हें किस करना और सब करना सब मेरा हक है। जिसे सुन रीता तंज कसकर बोलती है, हाँ सही कहा, सनक ही हूँ तुम्हारी वो जरूरत हूँ जिसे पूरा करने मेरे पास आते हो, वरना तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं सीरत ही है। जिसे सुन करण रीता के होठों को गुस्से से बाइट कर देता है, जिस कारण रीता की चीख निकल जाती है। आह, कुछ गलत कहा क्या मैंने? तुम सिर्फ उसे पसंद करते हो तभी तो हमेशा उसके आगे पीछे घूमते रहते हो। मैं 3 साल क्या दूर रही, तुम तो मुझे भूल गए। ये सब बोलते वक्त रीता बच्चों की तरह सुबकते हुए करण से शिकायत कर रही थी कि वो उसे पसंद नहीं करता। वही करण जिसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले गुस्सा था, अब उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। वो उसी मुस्कान से बोलता है, ओहो तो मेरी सनशाइन जेलस फील कर रही थी। जिसे सुन रीता मुंह बनाकर बोली, मुझे क्या, तुम किसी को भी पसंद करो, कौन सा हम रिलेशन में है? तभी करण रीता के माथे को चूम लेता है। जिस एहसास से रीता की आंखें खुद ही बंद हो जाती है, तभी उसे करण की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था, मेरे दिल में सिर्फ मेरी सनशाइन है और कोई नहीं। जिसे सुन रीता झट से अपनी आंखें खोलकर बोलती है, यो सन की आदमी, तुम एक नंबर के झूठे आदमी हो। अगर ऐसा ही होता तो तुम मेरा इंतजार करते, लेकिन नहीं, तुम हमेशा सीरत के आगे पीछे भटकते रहते थे, लेकिन तुम उसे छू नहीं पाते थे, तो तुम हमेशा मुझे अगली सी रीता को किस करते थे, ये सोच कि मैं सीरत हूँ। जिसे सुन करण जोर जोर से हंसने लगता है। हाँ वही रीता उसे कंफ्यूज होकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देख रही थी। उस अगली सी रीता को किस करते थे, ये सोच कि मैं सीरत हूँ। जिसे सुन करण जोर जोर से हंसने लगता है। हाँ वही रीता उसे कंफ्यूज होकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देख रही थी। ऐसे ही करण हंसते रहता है, जिसे देख रीता चिढ़ जाती है और चिढ़ से बोलती है, पागल हो गए हो क्या? जिसे सुन करण हंसना बंद कर रीता के होठों को हल्का चूमकर बोलता है, हाँ पागल हो गया हूँ, मतलब तुम सीरत से ज्यादा खुद से ही जल रही हो। रियली तुम इतनी स्टूपिड क्यों हो सनशाइन? जिसे सुन रीता चिढ़ जाती है और मुंह बनाकर बोलती है, तुम हो स्टूपिड। जिसे सुन करण रीता की नाक खींचकर बोलता है, वो तो दिख रहा है कौन स्टूपिड है, एंड आई डोंट लाइक सीरत। जिसे सुन रीता मुंह बनाकर बोली, तो क्या उस अगली सी रीता को पसंद करते हो? जिसे सुन इस बार करण रीता को घूरकर देख बोलता है, चुप, बहुत बोलती हो तुम, और जिसके बारे में बोल रही हो ना वो मेरी सनशाइन है, तो तमीज से बोलो। जिसे सुन रीता मुंह बनाकर बोली, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें पता हो कि वो तुम्हारी ही सनशाइन है। जिसे सुन करण के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जिसे देख रीता हैरानी से बोलती है, तुम्हें पता था? जिसे सुन करण रीता को लेकर पलट जाता है। इस वक्त रीता करण के सीने से लगी हुई थी।
वो टुकुर टुकुर करण को देख रही थी, जिसे देख करण किसी आशिक की तरह बोला, सनसाइन अगर ऐसे ही देखोगी ना दोबारा तुम्हें अपने नीचे दबाकर चूम लूंगा। जिसे सुन रीता का मुंह लाल हो जाता है। वो अपनी शर्म को छुपाने के लिए बोलती है, तुम्हें पता था मैं हूं। जिसे सुन करण बोला, तुम्हें मैं कितनी दूर से भी पहचान सकता हूं। तुमने खुद को जरूर बदल लिया था, लेकिन तुम्हारे बदन की खुशबू वो तो नहीं बदली थी। जिसे सुन रीता बोली, बहुत लोग सेम परफ्यूम यूज करते हैं। जिसे सुन करण बोला, लेकिन आई एम टेकिंग अबाउट योर नेचुरल स्मेल एंड यू नो व्हाट, सबसे बड़ी बात तुम्हारे कान के पास का तिल, जिसे तुम छुपा नहीं पाए। यही काफी था मुझे मेरी सनशाइन को पहचाने के लिए। जिसे सुन रीता का हाथ अपने कान पर चला गया, फिर भी वो खुद को संभाल कर बोली, क्या ये बात दंश विध्वंस को भी पता है? जिसे सुन करण बोला, नो यू नो ना, वो पहले सीरत के अलावा किसी लड़की को नहीं देखते थे। जिसे सुन रीता कुछ नहीं बोली और आराम से करण के सीने से लग अपनी आंखें बंद कर ली। वही करण भी रीता को अपने सीने में छुपा कर सो जाता है। अगली सुबह सब अपना ब्रेकफास्ट आराम से कर रहे थे। इस वक्त रीता शर्म से लाल आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। वही करण के चेहरे पर भी चमक थी। वही शालू को दंश विध्वंस अपने हाथों से खिला रहे थे। तभी ममता जी दंश विध्वंस को देख बोली, बच्चा आदि का काम कब तक खत्म होगा? जिसे सुन दंश बोला, मॉम आई थिंक होने ही वाला होगा। तभी विध्वंस अपनी आवाज को थोड़ा सॉफ्ट कर बोलता है, ही केम टुमारो। जिसे सुन ममता जी मुस्कुरा देती है। वही शालू का ध्यान रीता पर चला जाता है और वो रीता से अपनी प्यारी सी आवाज में बोलती है, रीता दी। जिसे सुन रीता शालू को देख प्यार से बोलती, क्या हुआ प्रिंसेस? जिसे सुन शालू पाउट बनाकर बोली, आपके होठों पर चोट लग गई। वही उसकी ऐसी बातें सुन रीता का खाना सरक जाता है। वही करण बड़े गर्व से बैठा हुआ था। वही ममता जी ने भी रीता को ध्यान से देखा तो उसके होठों पर कट का निशान था। जिसे देख वो सारा माजरा समझ गई। उन्होंने एक नजर करण को देख अपना सरनामे हिला दिया। वही भानु जी और अर्थ आराम से खाना खा रहे थे। दंश विध्वंस शालू को देख बोले, जान वाइफी फिनिश योर ब्रेकफास्ट? जिसे सुन शालू मुंह बनाकर बोली, पहले हमें आंसर दीजिए। जिसे सुन रीता बोलती है, बच्चा ये बस उसने अभी यही बोला। तभी शालू अपने आंखों में चमक लिए बोलती है, हम समझ गए ये क्या हुआ है। जिसे सुन दंश सीरत को देख बोला, क्या समझे आप जान? जिसे सुन शालू बोली, रीता दी आपको सांड ने काटा है ना? जिसे सुन करण चीख कर बोला, क्या? वही शालू अपने कान पर हाथ रख बोली, इतना क्यों चीख रहे हो? वही दंश विध्वंस अर्थ और भानु जी अपनी जानलेवा नजरों से करण को देख रहे थे। वही करण उन सब को इग्नोर कर शालू से बोला, प्रिंसेस आपको किसने बोला कि मैंने आई मीन सांड ने काटा है? जिसे सुन शालू मुंह बनाकर बोली, करण भाई शालू बहुत इंटेलिजेंट है, उससे सब पता होता है। एक दिन ना मम्मा के होठों पर भी यही निशान था। जब हमने मम्मा से पूछा कि किसने मारा, तब हमें मम्मा ने बताया था मोटे सांड ने उन्हें काट लिया। वही शालू की बात सुन ममता जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वही दंश विध्वंस भानु जी को घूरने लगते हैं। वही बेचारी रीता, उसे तो खुद शर्मा रही थी। वही ममता जी को किसी के नजरों की तपिश खुद पर महसूस होती है। वो अपने बगल में देखती है जहां भानु जी ममता जी को ही घूर रहे थे। वो ममता जी के नजदीक जाकर बोलते हैं, स्वीट हॉट आपको इस मोटे सांड की तगात कमरे में दिखाएंगे, ऐसी ऐसी जगह काटेंगे जिसे देख आपको अफसोस होगा आपने ये क्यों बोला। उससे पहले आपके सपूत से बात कर लेते हैं। इतना बोल वो दंश विध्वंस को देखते हैं। दंश मून बनाकर बोलता है, डैड मेरी मोह में से ही कमजोर है, आप उन्हें मत परेशान किया करो। वही विध्वंस शालू को अपनी गोदी में उठाकर बोलता है, दंश लेट्स गो, वाइफी लेट हो जाएगी। वही रीता भी बहाना बनाकर चली जाती है। तभी भानु जी ममता जी को अपने गोद में उठाकर कमरे में ले जाते हैं। वही अर्थ आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी राज बोला, मुझे भी रोमांस करने का मन कर रहा है, चल बाय। इतना बोल वो जैसे ही जाने को होता है वैसे ही अर्थ उसकी कॉलर पकड़कर बोलता है, चुपचाप यहीं रह। अर्थ आराम से खाना खाकर बोलता है, अब चल। जिसे सुन बेचारे करण का मुंह बन जाता है। वो बोलता है, तुझ जैसा कमीना दोस्त भगवान किसी को ना दे। अर्थ आराम से खाना खाकर बोलता है, अब चल। जिसे सुन बेचारे करण का मुंह बन जाता है। वो बोलता है, तुझ जैसा कमीना दोस्त भगवान किसी को ना दे। जिसे सुन अर्थ डेविल स्माइल कर बोलता है, पर तुझे मिल चुका है, सो डोंट ही वेस्ट योर टाइम, वी आर गेटिंग लेट। जिसे सुन करण चिढ़ जाता है। वही एमबी मॉडल स्कूल। आज अंश जल्दी स्कूल आ गया था। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। अंश एक क्लास की तरफ जा रहा था। इस वक्त उसकी हेजल आंखों में चमक थी। जैसे ही वो एक क्लास के बाहर पहुंचता है, तभी उसे कुछ लोगों की हंसी की आवाज सुनाई देती है। एक लड़की एक लड़के से बोल रही थी, कुणाल बेबी आई कैंट बिलीव वो सच में गे है। तभी दूसरे लड़के ने बोला, यार उसका तो छोटा शरीर देखकर भी कोई भी बता दे वो मीठा है। यू यार कुणाल, तू उसके साथ 1 महीने कैसे रह लिया? जिसे सुन कुणाल एटीट्यूड में बोला, यू नो ना, मैं बेट कभी नहीं हारता, बस उस बेट के कारण मुझे उस मीठे के साथ रहना पड़ा। दैट डिसगस्ट मी। तुम्हें पता है साला पहले तो मुझसे बात नहीं करता था, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, बात हो गई। और कल रात मैंने उससे बोला था मुझे अपने दिल की बात बतानी है। बेचारा किसी भी वक्त आता होगा, साला मीठा कहीं का। मुझे तो उसकी शक्ल देखकर उल्टी आती है। एक बार बस यहाँ आ जाए फिर और मजा आएगा। वही दरवाजे पर खड़ा अंश, जिसकी आंखों से बुरी तरीके से आंसू बह रहे थे।
वो फटाफट वहां से भाग जाता है और सीधा स्कूल से निकल जाता है। इस वक्त वो बुरी तरीके से रो रहा था। तभी दंश विध्वंस जो शालू को स्कूल छोड़ने आए थे, जैसे ही वो अपने छोटे से प्रिंस को ऐसे देखते हैं तो उनकी हाथों की मुट्ठी कस जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। थोड़ी देर बाद अंश अपने कमरे में आ खुद को बंद कर लेता है और जोर जोर से रोने लगता है और बोलता है, गॉड जी, इसमें मेरी क्या गलती? अगर मुझे ऐसा बनाया गया है, सबको क्यों लगता है मैं डिसगस्टिंग हूँ? मैंने तो कभी किसी को दुख नहीं दिया, फिर आज दोबारा इस दुख से सामना हुआ, फिर भी मुझे बुरा क्यों लग रहा है? वो अपना चेहरा घुटने पर लगाकर रोने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कोई उसके सर पर हाथ फेर रहा, जिस कारण वो अपनी आंसू से भरी हेजल आंखें ऊपर करके देखता है, जिसे देख उसके मुंह से निकलता है, भाई। जिसे सुन सामने दंश विध्वंस, जिनकी आंखें इस वक्त खून से लाल थी। वही अंश सीधा दोनों के गले लग फूट फूट कर रोने लगता है और बोलता है, भाई मैं इतना बुरा हूँ? जिसे सुन विध्वंस अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही दंश उसके चेहरे को पकड़ बोलता है, छोटे तुम बहुत अच्छे हो, दुनिया तुम्हें नहीं जानती। जिसे सुन अंश चिल्लाकर बोलता है, भाई कोई नहीं जानता मुझे, मैं गंदा हूँ, मैं घिनौना हूँ। जिसे सुन विध्वंस अपनी सर्द आवाज में बोलता है, शट अप छोटे, डोंट टॉक नॉनसेंस। जिसे सुन अंश बोलता है, नहीं भाई मैं कोई नॉनसेंस नहीं बोल रहा, आपको पता है आई हैव अ वन सीक्रेट जो किसी को भी नहीं पता। जिसे सुन विध्वंस तेज आवाज में बोलता, यू आर गे राइट। जिसे सुन अब अंश के आंखों में आंसू नहीं आते, वो एकटक अपने भाई को देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो आपको कब पता चला? जिसका जवाब दंश देता है, डोंट फॉरगेट छोटे, हम माफिया हैं, हर जगह हमारी नजर होती है और तुम हमारे भाई हो तो ऑफकोर्स हमें सब पता है। जिसे सुन अंश बोला, फिर भी आप दोनों को मुझसे नफरत नहीं हो रही? जिसे सुन इस बार विध्वंस अंश को अपने सीने से लगाकर बोला, छोटे यू नो आई एम प्राउड ऑफ यू बिकॉज यू एक्सेप्ट योरसेल्फ बट आई एम डिसअपॉइंट टू। जिसे सुन अंश अपने भाई की तरफ देखने लगा, जिसे देख इस बार दंश बोला, बिकॉज तुम किसी के कुछ भी कहने के कारण खुद को तकलीफ दे रहे हो। तभी वापस से विध्वंस बोला, डू यू लाइक दैट गाय? जिसे सुन अंश ना में गर्दन हिला देता है और बोलता, आई थिंक ही इज माई अट्रैक्शन, नथिंग मोर। जिसे सुन दोनों भाई बोले, दैट इज गुड, नाउ डोंट ही क्राई एंड टेल दैट थिंग्स टू मासी और मौसा। जिसे सुन अंश बोला, लेकिन उन्होंने जिसे सुन दंश बोला, वो कुछ नहीं बोलेंगे, वी आर विद यू एंड डोंट ही क्राई, गो एंड एंजॉय योर कार्टून, वी आर गोइंग टू बी लेट। जिसे सुन अंश हाँ में गर्दन हिलाकर बोलता है, वैसे बाय मेरी बेबी के हबीज। इतना बोल दंश बाथरूम में चला गया। तभी दंश बोला, भाई छोटा ठीक तो रहेगा ना? जिसे सुन विध्वंस बोला, उसकी लड़ाई है, उसे लड़ने दो और चलो ऑफिस। जिसे सुन दंश विध्वंस के पीछे ऑफिस निकल जाता है। वही रेगिस्तान के एरिया में आज आदित्य का काम खत्म हो गया था, जिस कारण वो घर की तरफ निकल रहा था। आज उसके चेहरे पर चमक थी अपने परिवार से मिलने की, वो अभी गाड़ी चला ही रहा था। तभी कोई उसके गाड़ी के आगे आ गया, जिस कारण गाड़ी से उस इंसान का एक्सीडेंट हो गया। एमबी मॉडल स्कूल। शालू मुंह फुलाए फर्स्ट सीट पर बैठी हुई थी। इस वक्त उसका चेहरा गुस्से से लाल और फुला हुआ था, जिसमें वो बड़ी क्यूट लग रही थी। वी खुद में ही बोलती है, ये अंशु आज आए नहीं, हम इनसे बात ही नहीं करेंगे। गंदे कही कि अब हम फंस गए इस मोटी चुड़ैल के सामने है, भगवान कैसे कैसे दिन दिखा रहे हैं हमें आप। इतना बोल वो अपना सर झुका लेती है। वही दूसरी तरफ आदित्य फटाफट अपनी कार से निकल कर देखता है तो एक लड़की अपने सर पर हाथ रखे गिरी हुई थी। तभी पीछे से एक आदमी आया और बोला, अब कहाँ बच के जाओगी सोनियो? जिसे सुन लड़की डर के मारे खुद को संभाल फटाफट आदित्य की तरफ भागकर उसके सीने से लग जाती है। वही आदित्य हैरान हो जाता है, वो कभी अपने सीने की तरफ देखता तो कभी सामने देखता, उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसके साथ अभी क्या हुआ। आदित्य फटाफट अपनी कार से निकल कर देखता है तो एक लड़की अपने सर पर हाथ रखे गिरी हुई थी। तभी पीछे से एक आदमी आया और बोला, अब कहाँ बच के जाओगी सोनियो? जिसे सुन लड़की डर के मारे खुद को संभाल फटाफट आदित्य की तरफ भागकर उसके सीने से लग जाती है। वही आदित्य हैरान हो जाता है, वो कभी अपने सीने की तरफ देखता तो कभी सामने देखता, उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसके साथ अभी क्या हुआ। अब आगे। तभी वो लड़की अपने रुंधे गले से बोलती है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। वही आदित्य उसकी मीठी आवाज सुन उसमें खो जाता है। तभी उसे उस आदमी की आवाज आती है, ए छोरे लड़की को यहाँ दे और पतली गली से निकल। जिसे सुन आदित्य वापस अपने सेंस में आता है। वही उस लड़की की पकड़ आदित्य की शर्ट पर कस जाती है। तभी आदित्य उसे खुद के पीछे कर बिना देखे बोलता है, डोंट फियर। इतना बोल वो उस आदमी की तरफ बढ़ जाता है, जिसे देख वो आदमी थोड़ा डर जाता है, क्योंकि आदित्य कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं था, वो अंडरवर्ल्ड का बॉस था, जिसे किसी के जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता था। आदित्य का इस वक्त ओरा एकदम डरवाना था, जिसे देख वो आदमी डरकर बोलता है, मैंने उसे पूरे 20,000 में खरीदा है, उसे मेरे हवाले कर दे छोरे। जिसे सुन आदित्य उस आदमी के एकदम सामने आकर बोलता है, व्हाट डिड यू से? जिसे सुन वो आदमी डर से बोलते हैं, देख अगर तुझे ये लड़की भाग गई है तो मुझे मेरे 20,000 दे और ले जा इसे।
जिसे सुन आदित्य अपने पास से 20,000 निकालकर उस आदमी के मुंह पर फेंक बोलता है नाउ गेट लॉस्ट। वही वो आदमी फटाफट पैसे उठाकर जैसे ही जाता है वैसे ही उसके सर पर गोली लग जाती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो आदित्य के हाथ में बंदूक थी। वो उस आदमी को डेविल स्माइल कर बोलता है औरत कोई सामान नहीं जिसे तुझ जैसा कोई भी 2 टका खरीद कर ले जाए, वो अपने खानदान की इज्जत होती है। इतना बोल आदित्य सीधा उस लड़की की तरफ देखता है जो बेहोश हो गई थी। जिसे देख आदित्य फटाफट उस लड़की को अपने गोद में उठा लेता है और अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और उसे लेकर शहर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि वहां आसपास कोई भी हॉस्पिटल नहीं था। इस वक्त आदित्य का चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। वो बार बार उस लड़की को देख रहा था जिसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी और उसके आधे चेहरे को उसके बालों ने ढक रखा था, लेकिन उसे देख कोई भी बता सकता था वो खूबसूरत है। वही आदित्य को उसे देख बहुत अजीब महसूस होने लगा। उसकी मुट्ठी स्टीयरिंग पर कस जाती है। वो मन में बोलता है डोंट फॉरगेट आदित्य, तुम सिर्फ तुम्हारी क्यूटी पाई के हो। इतना सोचा कर आदित्य अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है, क्योंकि उसे उस लड़की को देखकर कुछ महसूस हो रहा था जो वो कभी महसूस नहीं करना चाहता था। सुबह का समय, आज संडे था जिस कारण सब हॉल में बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे। आज पूरा अवस्थी परिवार भी वही था। वही शालू अंश और अक्षय के साथ बातें कर रही थी। उसने अंश को पहले ही माफ कर दिया था जब उसे पता चला उसके बेस्ट फ्रेंड की तबीयत खराब हो गई थी। वही अंश खोया हुआ था, बस उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वही दंश विध्वंस जिनकी नजर अपनी जान और वाइफ पर थी, और वही अर्थ भी किसी को प्यार से देख रहा था। वही दंश विध्वंस जिनका ध्यान हर जगह रहता है, वो उसे देख लेते हैं। वही विध्वंस उसे बुरी तरीके से घूरने लगता है। वही दंश उसके कान में बोलता है नजरों से ही मेरे भाई को खाएगा क्या, जिसे सुन अर्थ बेशर्मों की तरह बोलता है होठों से खाऊंगा। जिसे सुन दंश कुछ नहीं बोलता। तभी विध्वंस बोलता है डोंट स्टे हिम बिकॉज आई डोंट वांट यू टू हर्ट हिम अगेन। जिसे सुन अब अर्थ अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ इमोशन उसके आंखों से होकर गुजर जाता है। वही अब आप सबको समझ आ ही गया होगा ये जनाब किसे देख रहे थे। अगर नहीं समझ आया तो मैं बता दूं, ये बड़े प्यार से अंश को देख रहे थे। वही अंश को भी पता था कोई उसे देख रहा था, लेकिन उसने उस इंसान को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। तभी सबको एक आवाज सुनाई देती है प्रिंसेस। जिसे सुन सबका ध्यान दरवाजे पर जाता है जहां आदित्य खड़ा था। इस वक्त वो बिल्कुल मैसी लग रहा था, बिखरे हुए बाल, कपड़े भी थोड़े अजीब हो गए थे। वही शालू जैसे ही अपने भाई की आवाज सुनती है वो फटाफट अपने भाई की तरफ भाग जाती है और उसके सीने से लग जाती है वही 2 जोड़ी आंखें, जिन्हें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनकी वाइफी जान किसी के गले लगे। दोनों भाई कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं। तभी शालू आदित्य के साथ अंदर आती है। आदित्य सबसे मिलता है और बाद में दंश विध्वंस के पास बैठने को जाता है। तभी विध्वंस खड़ा होकर बोलता है कम इन स्टडी रूम। जिसे सुन दंश करण अर्थ स्टडी रूम की तरफ चले जाते हैं। आदित्य मुंह बनाकर बोलता है साला जलकुकरा, जानता हूं जानबूझकर बुला रहा है। इतना बोल वो हल्का मुस्कुरा कर स्टडी रूम में आता है। तभी विध्वंस बोलता है तुमने किसी को गोली मारी है। जिसे सुन आदित्य का चेहरा सर्द हो जाता है। वो दांत पीसकर बोलता है साला सौदेबाजी कर रहा था और तुम्हें पता है आई कैन टी टॉलरेट दिस। तभी विध्वंस बोलता है वेयर इज दैट गर्ल। जिसे सुन वैसे ही आदित्य बोलता है सिटी हॉस्पिटल। जिसे सुन इस बार दंश गुस्से में बोलता है और तू उस अकेली लड़की को ऐसे कैसे अकेला छोड़कर आ सकता है। जिसे सुन आदित्य वैसे ही बोलता है इन्हीं हाथों से। जिसे सुन करण भी बोलता है तब तुझे तेरे हाथों की अब जरूरत नहीं। वही अर्थ जिसे उतना तो समझ नहीं आया, लेकिन ये जरूर समझ आ गया कुछ तो बात है जो उसे नहीं पता। तभी आदित्य चिढ़कर बोलता है तुम तीनों को उस लड़की पर कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा। जिसे सुन तीनों की आंखें छोटी हो जाती है। तभी विध्वंस कड़क आवाज में बोलता है आई वॉन्ट दैट गर्ल। जिसे सुन अब आदित्य की मुट्ठी गुस्से में कस जाती है। अभी वो कुछ बोलता उससे पहले ही दंश बोलता ये ऑर्डर डेविल किंग का है। जिसे सुन अब आदित्य बिना कुछ बोले गुस्से में चला जाता है और वही शालू फटाफट दंश विध्वंस के पास आ जाती है और उन दोनों की कमर से लग जाती है। वही यही हाल अंश का भी था, वो भी करण के कमर को पकड़कर उससे चिपक जाता है। जिसे देख तीनों हैरान हो जाते हैं। वही अर्थ खा जाने वाली नजरों से अंश के हाथों को देख रहा था। तभी दंश फटाफट शालू को अपनी गोदी में उठा लेता है और बोलता है जान क्या हुआ। वही विध्वंस भी शालू के सर को सहलाने लगता है। वही करण भी अपने भाई को डरता देख उसे अच्छे से अपने गले लगा कर कुर्सी पर बैठ जाता है। जिसे देख अर्थ की आंखें खून से भी लाल हो जाती है। वो गुस्से से करण को देख रहा था। वही शालू क्यूट सा पाउट बनाकर बोली डेविल्स हब्बी भाई को क्या हुआ। वो ना बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह गुस्सा थे। जिसे सुन विध्वंस शालू के सॉफ्ट गालों को चूम लेता है और उसे अपने गोद में लेकर चला जाता है। वही दंश भी अपने भाई के साथ चला जाता है। वही करण आपने क्यूट से भाई के चेहरे को देखता है जिसकी हेजल आंखें नम थी। जिसे देख करण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसने उसकी दोनों हेजल आंखें को चूम कर बोला मेरा प्रिंस मेरा बच्चा डर गया था। जिसे सुन अंश में गर्दन हिलाकर बोला भाई घर चलो ना, मुझे आइसक्रीम खाना है। जिसे सुन करण उसे कुछ नहीं बोलता। तभी अर्थ फटाफट आ गया, अंश को करण की बाहों से छीन लेता है। जिसे देख करण की आंखें छोटी हो जाती है। वही अंश सहम जाता है।
जिसे देख अर्थ अपना एक हाथ से प्यार से अंश के सर पर रखता है। तभी करण बोलता है ये क्या हक है, जिसे सुन अर्थ अंश को लेकर जाते हुए बोलता है तू हॉस्पिटल जा, वहां तेरी ज्यादा जरूरत है। तभी अंश बोलता है भाई मुझे भी जाना। उसने इतना ही बोला था तभी उसे अपनी कमर पर दबाव महसूस होता है, जिसे महसूस कर वो सामने देखता है जहां अर्थ उसे अपनी लाल आंखों से घूर रहा था, जिस कारण बेचारा अंश कुछ बोल ही नहीं पाता। वही करण बोलता है टेक केयर ऑफ हिम, इसे मोम के पास छोड़ देना। इतना बोल वो भी हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। वही अंश को अर्थ अपने कमरे की तरफ ले जाता है। वही दंश विध्वंस का कमरा। शालू विध्वंस के सीने में दुबक कर सोफे पर बैठी हुई थी। वही दंश शालू के हाथों के साथ खेल रहा था। तभी शालू विध्वंस के सीने से अपने सर को निकालकर बोली डेविल हब्बी भाई गुस्से में क्यों थे, जिसे सुन विध्वंस शालू के सर वापस अपने सीने से लगाकर बोलता है वाइफी ही इज नॉट एंग्री। फिर दंश बोलता है वो थक गया था ना, इसलिए तुम्हें लगा वो गुस्सा है। चलो अब जान, ये सब तुम नहीं सोचोगी। तभी विध्वंस शालू के बालों पर हाथ चलाते हुए बोलता है वाइफी, जिसे सुन शालू हम बोलती है। जिसे सुन विध्वंस बोलता है तुम किसी को गले नहीं लगाओगी। जिसे सुन शालू अपना सर उठाकर उसे देखती है। तभी दंश बोलता है जान भाई सही बोल रहे हैं, अगर तुम सबके गले लगोगी तो हाथ पैर दर्द होने लगेंगे। तुम तो कितनी नाजुक और सॉफ्ट हो। जिसे सुन शालू भी कुछ सोचकर बोलती है सच्ची डेविल्स हब्बी ऐसा भी होता है। जिसे सुन दंश विध्वंस हमें अपनी गर्दन हिला देते हैं। जिसे सुन शालू बोलती है पर हम हमेशा सबको गले लगाते हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ। जिसे सुन दंश विध्वंस सोचते हैं उनकी बीवी इतनी भी भोली नहीं है। तभी विध्वंस बोलता है वो दर्द तुम्हें नहीं हमें होता है। वही इतना ही शालू सुनती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। जिसे देख दंश विध्वंस घबरा जाते हैं और उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोलते हैं व्हाट हैपेंड वाइफी जान। जिसे सुन शालू सुबकते हुए बोलती है सॉरी डेविल एस हब्बी, अब शालू किसी को खुद के गले नहीं लगने देगी। जिसे सुन दंश विध्वंस को शालू पर बहुत प्यार आता है। उनकी छोटी सी जान कैसे उनके दर्द के लिए कुछ भी स्टूपिड बात मानने को रेडी हो गई। तभी दंश बोलता है जान तुम घर में सबको गले लगा सकती हो लेकिन बाहर किसी को नहीं समझी। जिसे सुन शालू बोली लेकिन आपको दर्द होगा ना। जिसे सुन दंश शालू के माथे को चूमकर खुद के गोद में लेकर बोलता है बिकॉज ये हमारी भी फैमिली है। जिसे सुन शालू बोली मतलब तब आपको दर्द नहीं होगा। जिसे सुन दंश शालू की नाक को खींचकर बोलता है बिल्कुल नहीं, अच्छा जान तुम नीचे जाओ, मुझे भाई से बात करनी है। जिसे सुन शालू किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह बिना कुछ कहे नीचे चली जाती है। वही विध्वंस दंश को गुस्से से देख रहा था। जिसे देख दंश बोला भाईजान को हम कैद नहीं कर सकते, वो हमारी जान है। आई नो आपको उसका किसी का छूना पसंद नहीं एंड आई डोंट लाइक टू, बट वो उसका भाई है। आप ही सोचो अगर कोई हमारी एंजल को हमसे दूर। अभी दंश ने इतना ही कहा था विध्वंस सामने रखे टेबल पर जोर से हाथ मार देता है, जिस कारण उसके हाथों से खून निकलने लगता है और वो टेबल जो शीशे का था वो चकनाचूर हो जाता है। वही विध्वंस अपने दांत पीसकर बोलता है एंजल हमारी है, अगर किसी ने उसे हमसे दूर किया उसे मैं वही मार दूंगा। वही विध्वंस अपने दांत पीसकर बोलता है एंजल हमारी है, अगर किसी ने उसे हमसे दूर किया उसे मैं वही मार दूंगा। अगर वाइफी मेरी जान है तो एंजल मेरा दिल। जिसे सुन दंश अपनी सर्द चेहरे से अपने भाई को देखता है और उसका हाथ पकड़ बेड पर बैठा देता है और चुपचाप पट्टी करने लगता है। तभी विध्वंस बोलता है आई एग्री विद यू बट आई कैंट कंट्रोल माई सेल्फ। जिसे सुन दंश उसे एक नजर देख बोलता है भाई डोंट फॉरगेट एंजल मेरे लिए भी मेरी जान जैसी है एंड आई कैंट टॉलरेट टू इफ समवन स्नैच हर। जिसे सुन अब विध्वंस शांत होकर बोलता है क्योंकि तू विध्वंस नहीं है, विध्वंस मतलब सब खत्म कर देना और जो भी विध्वंस की चीजों या लोगों को उससे दूर करेगा तो विध्वंस उसकी जिंदगी में विध्वंस मचा देगा। जिसे सुन दंश बोला भाई वो तो आप बाद में करेंगे, पहले ये जो आपके हाथ में चोट है ना उसे देख, मोम विध्वंस जरूर मचा देगी। जिसे सुन अब विध्वंस कुछ नहीं बोलता। ऐसे ही दोनों भाई स्टडी रूम में चले जाते हैं। वही विध्वंस के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा था जिस कारण वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वही दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल। आदित्य गुस्से में एक बोर्ड के अंदर आता है, लेकिन जैसे ही वो बोर्ड के अंदर आता है तो शॉक हो जाता है। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। बेड पर एक 19 या 20 साल की लड़की जो थोड़ी दुबली पतली लग रही थी, उसका गोरा बदन, छोटा सा गोल चेहरा, काले लंबे घने बाल, लंबी लंबी पलकें जो उसकी आंखों को छुपा रखी थी, वो इस वक्त स्नो व्हाइट लग रही थी। जिसे देख हमारे आदित्य का दिल धक धक कर रहा था। उसका सारा गुस्सा एक बार में ही खत्म हो गया था। तभी उसे एक आवाज आती है आदि। जिसे सुन आदित्य अपने होश में आता है और सामने देखता है जहां उस लड़की के बगल में एक और लड़की थी जिसके हेजल आंखों से आंसू बह रहे थे। वही रुद्र उस लड़की को एकटक देखने लगता है। वो लड़की जिसका रंग गोरा था और उसने हल्का मेकअप किया हुआ था, जिसमें वो सुंदर लग रही थी, उसकी उम्र भी 20 थी। वही बेड पर लड़की जिसकी आंखें बंद थी, उसके आंखों से एक आंसू की बूंद निकल जाती है।
वही वो लड़की बोलती है, आदि आप मुझे पहचानते हो ना, मैं आपकी क्यूटी। जिसे सुन आदित्य होश में आकर उसे एक बार देख फिर पूछता है, तुम सच में मेरी क्यूटी हो? जिसे सुन वो लड़की अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है, जिसे देख आदित्य भी उसे अपने सीने से लगा लेता है। वही करण भी आ जाता है। तभी बिस्तर पर लड़की को होश आ जाता है। वो उठकर अपनी काली आंखों से सब कुछ देख रही थी। वही करण के मुंह से निकलता है, सिया मेरा बच्चा। जिसे सुन वो लड़की जो अभी तक आदित्य के गले लगी थी, वो सीधा करण के पास आ उसे गले लगा लेती है और बोलती है, आई मिस यू भाई, मैंने आप सबको बहुत मिस किया। जिसे सुन करण की आंखें नम हो जाती है। बरसों बाद जिसका किसी को अता पता नहीं था वो उनके सामने थी। तभी उन सबको कुछ गिरने की आवाज आई, जिस कारण उनकी नजर बिस्तर पर बैठी हुई लड़की पर गई, जिसे देख आदित्य और करण को अपनापन महसूस होता है, जैसे वो उसे जानते हो। वही आदित्य उस लड़की के पास आ बोलता है, सिया क्या तुम जानती हो इसे? जिसे सुन वो लड़की जो करण के गले लगी थी वो बोलती है, भाई इसी की फैमिली ने मुझे अपने साथ रखा था, लेकिन इन सब ने मुझे बहुत दर्द दिया भाई, ये मुझसे अपने सारे काम करवाते थे। ये सब बोलते हुए सिया जोर जोर से रोने लगी और बोली, भाई इसका नाम भी सिया ही है। इसने नाम का फायदा उठाकर मुझसे मेरा कॉलेज भी छीन लिया। मैंने बहुत मेहनत की थी भाई। वही ये सब सुन अब आदित्य और करण का गुस्सा बढ़ जाता है। वही आदित्य फटाफट उस लड़की के पास आ उसके हाथ को टाइट पकड़कर बोलता है, तुम जैसी घटिया लड़की पर मेरी पाक सिया का नाम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुमने उसको दुख दिया है ना, अब तुम तैयार रहना, तुमने मेरी सिया से काम करवाया है ना, उसकी जगह छीनी है ना, सबका हिसाब बराबर होगा। इतना बोल आदित्य गुस्से में वहां से निकल जाता है और करण अपने बॉडीगार्ड को बोलकर उसे अपने साथ मेंशन ले जाने को बोलता है। तभी सिया बोलती है, भाई लेकिन इन्होंने मुझे घर दिया तो आप प्लीज उसे कुछ मत कहना। जिसे सुन करण आंखें झपका कर बोलता है, बच्चा तू अच्छी है इसलिए बोल रही है, वरना इस जैसी घटिया लड़की को तो मैं कभी हमारे मेंशन में भी ना घुसने दूं। इतना बोल करण सिया को अपने साथ ले जाता है। वही वो लड़की बिना भाव के साथ ये सब देख रही थी। तभी कुछ गार्ड उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। वही दूसरी जगह राज जो एक बड़े से प्रोजेक्ट में कुछ देख रहा था, वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, अब होगा असली गेम शुरू बेबी डॉल, अब आप मेरी होंगी, सिर्फ मेरी, आपकी हर सांस में राज होगा। आप राज की बेबी डॉल रहेगी, जिंदगी भर सिर्फ इस राज की रहेगी। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू माई बेबी डॉल। फिर राज गाना गाने लगाता है जैसे वो कोई सन की हो जादू, तेरी नजर खुशबू, तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू बनेगी बस मेरी दुल्हन। इतना बोल वो किसी पागल की तरह शालू के फोटो को सुघने लगता है, जैसे शालू उसी के गोद में बैठी हुई थी। वही मेंशन में दंश विध्वंस जो अपना काम कर रहे थे, तभी कोई दरवाजे से चुपके चुपके उसे देख रहा था। जिसे देख दंश विध्वंस साथ में बोले, वाइफी जान अंदर आ जाओ, हमें पता है ऐसी हरकतें हमारी जान ही कर सकती है। जिसे सुन शालू जो छुपके छुपके उन दोनों को देख रही थी, वो फटाफट अंदर आ दंश के गोद में चढ़ जाती है, जिसने अभी अभी अपना लैपटॉप दूसरी साइड किया था। वही विध्वंस आराम से काम कर रहा था। जिसे देख शालू की आंखें छोटी हो जाती है। वो मुंह बनाकर बोलती है, डेविल हब्बी शालू को देखो वरना शालू आपको टकला कर देगी। वही शालू की ऐसी बातें सुन दंश हैरानी से शालू को देखता है। वही विध्वंस अपनी छोटी छोटी आंखों से शालू को देख रहा था। जिसे देख शालू अपने दांत दिखा देती है। जिसे देख दंश बोलता है, जान ये कोलगेट का प्रचार करना बंद करो। तभी विध्वंस अपनी सर्द आवाज में बोलता है, तुम्हें ये किसने सिखाया? जिसे सुन शालू फटाक से बोली, वो ना मम्मा पापा के बालों को खींचकर बोल रही थी, आज हम आपको टकला कर देंगे, क्योंकि पापा मम्मा को इग्नोर कर रहे थे और आप भी तो क्यूट सी शालू को इग्नोर कर रहे हैं। वही दंश उसकी बात सुन बोलता है, बीवी होती ही खतरनाक है। वही विध्वंस शालू की तरफ देख बोलता, डेविल स्माइल कर बोलता है, वैसे तुम मेरे बाल नोचोगी? जरा ये अपने छोटे छोटे हाथ देखो, ये तो मुझ तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। जिसे सुन शालू को बहुत जोर का गुस्सा आता है। वो फटाफट दंश के गोद से उछलकर विध्वंस के गोद में चढ़ जाती है। इसी कारण दंश विध्वंस का बैलेंस थोड़ा बिगड़ता है, पर वो एक दूसरे को संभाल लेते हैं। और वही दंश शालू को घूर रहा था, जो विध्वंस के बालों को पकड़कर खींच रही थी। वही विध्वंस उसकी इस हरकत को देख बस देखता ही रह जाता है। वही जब शालू कुछ देर ऐसे ही बाल खींच रही थी और वही विध्वंस के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वही दंश मुंह बनाकर बोलता है, जान हमें पता है तुम हमें दर्द नहीं दे सकती हो, तो क्यों ये नाटक कर रही हो? वही दंश की बात सुन शालू जो धीरे धीरे विध्वंस के बाल खींच रही थी कि कहीं उसे दर्द ना हो जाए, उसके हाथ अब खुद ही रुक जाते हैं। जिस एहसास से विध्वंस शालू की कमर को पकड़कर उसे अच्छे से अपने गोद में बैठा लेता है, जिस कारण शालू अपने होश में आती है। तभी शालू की नजर विध्वंस के हाथों पर पड़ती है, जिसे देख शालू की चीख निकल जाती है। वही दंश की बात सुन शालू जो धीरे धीरे विध्वंस के बाल खींच रही थी कि कहीं उसे दर्द ना हो जाए, उसके हाथ अब खुद ही रुक जाते हैं। जिस एहसास से विध्वंस शालू की कमर को पकड़कर उसे अच्छे से अपने गोद में बैठा लेता है, जिस कारण शालू अपने होश में आती है। तभी शालू की नजर विध्वंस के हाथों पर पड़ती है, जिसे देख शालू की चीख निकल जाती है।
जिसे सुन दंश विध्वंस शालू की तरफ देखते हैं जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जिसे देख दंश विध्वंस परेशान हो जाते हैं। दंश शालू के छोटे चेहरे को अपने हाथों में भर लेता है। वही विध्वंस शालू के आंखों से आंसू पोंछता है और प्यार से बोलता, वाइफी व्हाट हैपेंड। जिसे सुन शालू विध्वंस के जिस हाथ में चोट लगी थी उसे अपने छोटे छोटे दोनों हाथों से पकड़ उस पर फूंक मारकर बोलती है, दर्द हो रहा है। जिसे सुन दंश शालू को अपने गोद में ले लेता है। वह शालू अभी भी विध्वंस का हाथ पकड़ रखी थी। जिसे देख विध्वंस एक गहरी सांस लेकर बोलता है, नहीं वाइफी ये हट नहीं हो रहा। जिसे सुन शालू अपने रुंधे गले में बोलती है, आप झूठ बोल रहे हैं ना, मुझे पता है ये दर्द हो रहा होगा। आपको पता है जब सीरत दी ने ना गलती से मेरे हाथों पर पैर रखा था ना, तब मुझे बहुत दर्द हुआ, बहुत रोना भी आ रहा था। वही दंश विध्वंस जैसे ही शालू की बात सुनते हैं दोनों का ऑरा ठंडा हो जाता है। दंश शालू के हाथों को चूमकर बोलता है, जान आप कब की बात कर रहे हो। जिसे सुन शालू बोली, जब आप यहाँ नहीं थे ना तब। जिसे सुन दंश विध्वंस की मुट्ठी कस जाती है। वही विध्वंस तो कुछ ज्यादा ही पागल हो रहा था, जो दंश को भी समझ आ रहा था। तभी शालू बोली, आपको दर्द हो रहा है। जिसे सुन दंश बोला, जान भाई सही कह रहे हैं, वो तो ये ना एक गेम है। जिसे सुन शालू हैरान होकर दंश को देख बोली, कौन सा गेम डेविल। जिसे सुन दंश बोला, जान इसमें ना आपको ऐसे दिखाना है जैसे आपको बहुत चोट लगी है। अगर आप इसमें जीत गए ना तो आपको बहुत सारे चॉकलेट मिलेंगे, और हमें पता है हमारी जान को तो चॉकलेट कितनी पसंद है। जिसे सुन शालू अपनी नमाक से विध्वंस को देखकर बोलती है, हमें नहीं चाहिए चॉकलेट डेविल हब्बी, प्लीज ये गेम मत खेलो ना, हम आपको ऐसे नहीं देख पाएंगे। वही शालू की ऐसी बातें सुन विध्वंस शालू को खुद के गले लगा लेता है और खुद को शांत करने लगता है। वही शालू भी अच्छे बच्चे की तरह उसके सीने से लगी हुई थी। वही दंश शालू के माथे को सहलाकर मन में बोलता है, सॉरी जान, हम सच में बहुत बुरे हैं। तुम हमारी एक छोटी सी चोट देखकर डर जाती हो और हमने तो तुम्हें ना जाने कितनी चोट दी है। तभी उन्हें बाहर से आवाज सुनाई देती है, जिससे समझ उन्हें पता चल जाता है बाहर आदित्य आ चुका है। इसलिए दंश विध्वंस की तरफ देख बोलता है, भाई लगता है वो आ गए। जिसे सुन विध्वंस अपनी हरी आंखें खोलता है, जो अब तक पूरी शांत हो चुकी थी, जिसके अंदर एक सुकून था। तभी विध्वंस शालू को देख बोलता है, वाइफी जाओ आप अक्षय और अंश के साथ खेलो, हम अभी आते हैं। जिसे सुन शालू पाउट बनाकर बोली, पहले आप प्रोमिस करो आप ये गेम नहीं खेलोगे। जिसे सुन विध्वंस शालू के गालों को चूम कर बोलता है, येस माय क्यूट वाइफी, आई एम नॉट गोइंग टू प्ले दिस गेम एनीमोर। जिसे सुन शालू खुश हो जाती है। वही दंश भी शालू के दूसरे गाल को चूम कर बोलता है, अब जाओ जान। जिसे सुन शालू हाँ में सर हिलाकर चली जाती है। वही दंश विध्वंस नीचे जाते हैं तो देखते हैं एक लड़की उनकी मासी के गले लग रो रही थी। जिसे देख उनके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं होता। तभी दंश विध्वंस पैंट के पॉकेट में हाथ डालकर बड़े रौबदार तरीके से नीचे आते हैं। तभी किरण जी दंश विध्वंस की तरफ देख बोलती है, बच्चों देखो आपकी सोना। जिसे सुन वो लड़की जो कोई और नहीं सिया थी, वो अपना सर ऊपर करती है। वही सिया एक पल तो दंश विध्वंस के हैंडसम चेहरे में खो जाती है, लेकिन जैसे ही वो उन दोनों की रौबदार आवाज सुनाई देती है तो वो अपने होश में आती है। मासी वी नो शी इज आवर सिस्टर। दंश विध्वंस सिस्टर वर्ल्ड पर जोर देकर बोलते हैं। वही बेचारी सिया को ये पसंद तो नहीं आता, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराकर सबसे पहले विध्वंस के गले लगने जाती है तो दंश उसे अपना हाथ दिखाकर रोक देता है और बोलता है, मुझे और भाई को किसी का गले लगाना नहीं पसंद, सो डोंट टच अस। वही आदित्य जिसका तो पूरा ध्यान सिर्फ दूसरी सिया पर था, जो बात उसे भी समझ नहीं आ रही थी। तभी करण जिसे दंश विध्वंस का नेचर पता था, इसलिए वो बात बदलकर बोलता है, मुझे तो पापा के आने का इंतजार है, वो कितने खुश हो जाएंगे। वही अर्थ की भी नजर बस एक टक सिया पर थी। वही अंश जिसका ध्यान सिर्फ अर्थ पर था, उसे देख उसके चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आ जाती है। वो अपना चेहरा फिर अपनी बड़ी बहन को देखता है, जिसका चेहरा पहले उससे मिलता जुलता था, लेकिन अब बस आंखों के सिवा कुछ नहीं मिलता। तभी अंश का ध्यान दूसरी सिया पर पड़ता है, जिसका चेहरा उससे बिल्कुल मिलता जुलता है, सिर्फ उसकी काली आंखें ही उससे नहीं मिलती। तभी अंश करण को देख बोलता है, भाई ये कौन है। जिसे सुन करण की नजर दूसरी सिया पर जाती है और पूरी फैमिली की भी। वही किरण जी तो बस उस सिया को देखती रहती है। तभी करण अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, इसी के कारण तो मेरी बहन यहाँ ना आ पाई, इसने सिया को बहुत दुख दिया है। जिसे सुन अब किरण जी के आंखें में गुस्सा उतर जाता है। वो डायरेक्ट सिया के पास आ उसके गालों पर एक जोर से थप्पड़ मार देती है, जिस कारण सिया जमीन पर गिर जाती है। वही अब आदित्य को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो फटाफट उस सिया के पास आ उसे अपने गले से लगा लेता है, जो एक टक सिर्फ किरण जी को देख रही थी। वही किरण जी गुस्से में बोलती है, आदि दूर हटो इस लड़की से, इसके कारण हमारी बच्ची ने बहुत दुख झेला है, हमारी सोना का बचपन खत्म हो गया है सिर्फ इसके कारण। तभी आदित्य बोला, बस आंटी बहुत हो गया, मानता हूँ इसने गलत किया है, लेकिन इसने सिया का बचपन नहीं खराब किया है, इसके माँ बाप ने किया है, और जो इसने देखा वही सीखा, तो आप इसे ब्लेम नहीं कर सकती। जिसे सुन करण बोला, तू क्यों इसका साथ दे रहा है, तुझे तो अपनी क्यूटी पाई का साथ देना चाहिए। जिसे सुन आदित्य बोला, मैंने कभी किसी लड़की या औरत की खुद के सामने बेइज्जती नहीं सहन की है, और हाँ क्यूटी पाई गलत नहीं है, ना ही ये लड़की।
अगर गलत है तो वो उस चीज की सजा भुगतेगी। जिसे सुन किरण जी बोली, आई गिव हर पनिशमेंट, इसने मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचाया। जिसे सुन आदित्य सिया की तरफ देखता है जिसकी आंखों में खालीपन था। वही तभी पहली सिया बोली, आदि आप उसे पनिश होने से कैसे रोक सकते हैं, उसने देखो ना मुझे कितना दुख दिया है। जिसे सुन आदि अपनी आंखें बंद कर बोलता है, तो तुम क्या चाहती हो, मार दूं इसे जान से। जिसे सुन ममता जी बोलती है, आदि कैसी बात कर रहे हैं आप, हम आदि की बात से सहमत है, वो बच्ची अभी छोटी है। तभी पहली सिया बोली, आदि क्या आप इसकी खूबसूरती के कायल हो गए हैं जिस कारण आप मुझे छोड़ उसे सपोर्ट कर रहे हैं। जिसे सुन आदित्य गुस्से में चिल्ला कर बोलता है, जस्ट शट अप समझी। तभी किरण जी गुस्से में बोलती है, मेरी बेटी क्या ही गलत बोल रही है, किस हक से तुम इस लड़की को सपोर्ट कर रहे हो। जिसे सुन आदित्य चिल्लाकर बोला, बीबी है मेरी इस कारण सपोर्ट कर रहा हूं, इस घर की छोटी मालकिन है इस कारण सपोर्ट कर रहा हूं। वही आदित्य की बात सुन सब शौक हो जाते हैं। वही दंश विध्वंस वो आराम से सोफे पर बैठे अपना फोन चला रहे थे, जैसे उन्हें ये सब पहले से ही पता हो। पता भी क्यों ना हो, पिछले जन्म में भी तो यही तमाशा हुआ था। जिसे सुन आदित्य चिल्लाकर बोला, बीबी है मेरी इस कारण सपोर्ट कर रहा हूं, इस घर की छोटी मालकिन है इस कारण सपोर्ट कर रहा हूं। वही आदित्य की बात सुन सब शौक हो जाते हैं। वही दंश विध्वंस वो आराम से सोफे पर बैठे अपना फोन चला रहे थे, जैसे उन्हें ये सब पहले से ही पता हो। पता भी क्यों ना हो, पिछले जन्म में भी तो यही तमाशा हुआ था। यही सब सोच दंश विध्वंस अपने काम में लगे हुए थे। वही आदित्य की बात सुन सिया का चेहरा काला हो चुका था, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, जिस कारण वो दूसरी सिया के पास जाकर, जो इस वक्त आदित्य के बाहों में थी, सिया उसे आदित्य के बाहों से खींचकर जोर से थप्पड़ मार देती है। वही उसकी ऐसी हरकत देख आदित्य तेज से चिल्लाकर सिया बोलता है और उसे अपनी सिया की तरफ से धक्का दे देता है और अपनी सिया को वापस से अपने सीने से लगा लेता है। वही दंश विध्वंस के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। वही सिया चिल्लाकर बोलती है, हमेशा इसने मुझसे सब छीना है, अब आपको भी मुझसे दूर कर दिया, आई कैंट टॉलरेट दिस। वही उसकी ऐसी बातें सुन अब ममता जी आगे आ दूसरी सिया को उठाती है और बोलती है, जानते हैं इन्होंने गलत किया है, लेकिन हमारे आदि ने बोला है कि उन्हें इस बात पर पनिश किया जाएगा, और लेकिन हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई हमारी बहू को हमारे सामने ऐसे मारे। इतना बोल शालू सिया को अपने साथ दंश विध्वंस के सोफे के बगल में बैठा देती है। वही अब शालू कुछ बोलती उससे पहले विध्वंस अपनी तेज आवाज में बोलता है, सब अपने कमरे में जाओ एंड मासी आप सिया को लेकर जाओ एंड वी आर द वन हु गेव देम पनिशमेंट। जिसे सुन अब सबको इतना समझ आ गया कि दंश विध्वंस उसे पनिशमेंट दे देंगे, लेकिन किरण जी को थोड़ा उस सिया के लिए बुरा लगा, क्योंकि उसे पता था दंश विध्वंस की पनिशमेंट कैसी होती है। यही सब सोच वो सिया को लेकर चली जाती है और करण और अंश भी अपने घर वापस चले जाते हैं। आदित्य वो भी अपने कमरे में वापस चला जाता है और अर्थ भी बाहर चला जाता है। वही दंश विध्वंस सिया को देखते हैं जो डरी सहमी बैठी हुई थी। उसे देख दंश विध्वंस से धीरे से बोलता है, भाई हमने हमारी सोना को बहुत टॉर्चर किया था, लेकिन इस बार हम हमारी सोना को सबसे प्रोटेक्ट करेंगे। जिसे सुन विध्वंस हम बोलता है। तभी विध्वंस अपनी जगह से खड़ा होता है और जहां सिया बैठी हुई थी वहां जाकर उसके सर को सहला देता है, जिसे महसूस कर सिया अपनी नम आंखों से सामने देखती है। जिसे देख दंश सिया के पास आ उसके पैरों के पास बैठकर उसके हाथों को पकड़कर बोलता है, मेरा सोना बच्चा तो स्ट्रांग है, फिर वो ऐसे उदास क्यों बैठा है। वही दंश का इतना ही कहना था। सिया फूट फूट कर दंश के सीने से लग रोने लगी। जिसे देख दंश बोला, भाई खड़े हैं, इमोशनल ड्रामा मत कर वरना दोनों को सूली पर लटका देंगे। जिसे सुन सिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही विध्वंस दंश को बुरी तरीके से घूरने लगता है। तभी ममता जी आरती की थाली लेकर आती है और बोलती है, अरे वाह, मतलब जेठ और भाभी में बन तो अच्छी रही है। इतना बोल वो सिया को खड़ा कर बोलती है, चलो बच्चा पहले मैं आपका घर प्रवेश करवा देती हूँ। जिससे सुन सिया भी अच्छे बच्चे की तरह खड़े होकर ममता जी के पीछे पीछे चली जाती है। वही ममता जी किसी नौकर को बोल आदित्य को बुलाती है। उसके बाद ममता जी दोनों की आरती कर सिया का घर प्रवेश कराती है और आदित्य को बोलती है, अपनी बीवी को अपने कमरे में ले जाओ। जिसे सुन आदित्य सिया का हाथ पकड़ उसे अपने कमरे में ले जाता है और सीधा बेड पर फेंक देता है और अपने कमरे का सारा सामान तोड़ने लगता है। जिसे देख सिया एक जगह सिकुड़कर बैठ जाती है। तभी आदित्य चीखकर बोलता है, बिकॉज ऑफ योर क्यूटी, के आंखों में आंसू थे, तुम्हारे कारण आज मेरी क्यूटी की जगह छीन गई। इतना बोल आदित्य सारा कमरा तहस नहस कर देता है और सिया के पास आ उसे बेड पर धक्का दे देता है और बोलता है, तुमने मेरी क्यूटी की जगह छीनी है ना, अगर तुम्हें मैंने तिल तिल नहीं तड़पाया मैं भी आदित्य प्रताप नहीं। इतना बोल आदित्य अपने कमरे से निकल जाता है और सिया, जिसने अब तक अपने मुंह से आवाज नहीं निकाली थी, वो अब फूट फूट कर रोने लगती है और बोलती है, आदि हमें तो लगा था आप मुझे पहचान जाओगे, आपने तो कहा था कि मैं मेरी क्यूटी को आंखें बंद करके भी पहचान सकता हूँ, फिर क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। यही सब बोल सिया रोए जा रही थी।
वही दंश विध्वंस के कमरे में शालू दंश के सीने लगी उसके हाथों से खेल रही थी। तभी शालू दंश से बोलती है, डेविल हब्बी कहा है। जिसे सुन दंश डेविल स्माइल कर बस सबको सजा देने वाले को सजा मिल रही है। जिसे सुन शालू उसे मासूमियत से देख बोलती है, मतलब जिसे सुन दंश बोलता है, जान भाई काम कर रहे हैं इसलिए वो वही है। ममता जी का कमरा। ममता जी अपने कमर पर हाथ रख विध्वंस को अपनी बुरी आंखों से घूर रही थी। वही विध्वंस जो हमेशा सबको डराता है वो खुद अपनी आंखें नीचे किए बैठा था। जिसे देख ममता जी गुस्से में बोलती है, तुमने खुद को नुकसान पहुंचाया। जिसे सुन विध्वंस बोलता है, मॉम वो तो गलती से हाथ लग गया था। जिसे सुन ममता जी गुस्से में चीख कर बोलती है, झूठ। जिसे सुन विध्वंस अपनी आंखें बंद कर बोलता है, जब आपको सब पता है तो पूछ क्यों रहे हो। बस विध्वंस का यही कहना था कि ममता जी सोफे पर बैठ अपने रुंधे गले में बोली, बच्चा आप हमसे प्यार नहीं करते। बस वही जैसे ही विध्वंस को जैसे ही ममता जी की आवाज सुनाई देती है तो उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती है। दंश विध्वंस का कमरा। शालू दंश के एक हाथ से खेले जा रही थी। तभी दंश शालू से पूछता है, जान तुम मुझे अपने स्कूल के बारे में बताओ, वहां पर तुम्हारे कितने दोस्त हैं। जिसे सुन शालू मून बनाकर बोलती है, डेविल अक्षु और अंशु ना हमें किसी से दोस्ती ही नहीं करने देते। जिसे सुन दंश को अंदर से खुशी मिलती है, लेकिन शालू की आगे की बात सुन दंश की आंखें छोटी हो जाती है। शालू पाउट बनाकर बोलती है, आपको पता है डेविल हम तो हमेशा ही दोस्ती करना चाहते हैं सबसे, और ना वहाँ एक बहुत सुंदर लड़का भी पढ़ते हैं, वो ना अक्षु के क्लास में पढ़ते हैं। डेविल आपको पता है वो आप और डेविल हब्बी की तरह सुंदर है, और ना उनकी आंखें ना एकदम रे। अभी शालू ने इतना ही बोला था। वही दंश जिसका अब पारा हाई हो गया था, उसे सब बर्दाश्त था, लेकिन अपनी जान के मुंह से किसी लड़की की तारीफ बिल्कुल भी नहीं पसंद आए। इसी कारण वो शालू को झट से अपनी तरफ खींच उसके छोटे मुलायम होठों को कैप्चर कर लेता है और बहुत सॉफ्ट तरीके से शालू के होठों को चूमने लगता है। वही बेचारी शालू, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपनी बुरी आंखों को बड़ी किए दंश को देख रही थी, जो कभी उसके अपर लिप्स तो कभी लोअर लिप्स को सक कर रहा था। शालू का पूरा शरीर कांपने लगता है, उसके लिए ये सारे एहसास नए थे। वही दंश का एक हाथ शालू के गालों को सहला रहा था तो दूसरा उसके बालों को। ऐसे ही 5 मिनट दंश शालू के होठों को चूम उससे दूर हो जाता है। वही शालू जिसकी सांसें एकदम तेज हो गई थी, जिसे देख दंश जिसे किससे कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो शालू को अपने सीने से लगाकर शांत करने लगता है और मदहोशी में बोलता है, जान लुक एट मी। जिसे सुन शालू उसके सीने से और अच्छे से चिपक जाती है। जिसे देख दंश शालू का चेहरा अपने हाथों से पकड़ अपने सामने करता है। वही शालू को ऐसे देख दंश और मदहोश हो जाता है। शालू का लाल चेहरा, ऊपर से उसकी पलकें झुकी हुई, जिसे देख दंश उसमें खो जाता है। तभी उसकी नजर शालू के लाल होठों पर पड़ती है, जिसे देख दंश अपने होठों पर बाइट कर बोलता है, जान क्या हुआ। जिसे सुन शालू अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से छुपाकर बोलती है, डेविल आपने शालू की फर्स्ट किस ले ली। वही शालू की ऐसी बात सुन दंश की आंखें छोटी हो जाती है। वो अब अपनी सर्द आवाज में बोलता है, जान हाउ डू यू नो अबाउट किस। जिसे सुन शालू वैसे ही अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपाए बोलती है, वो ना शालू ने मूवी में देखा था। जिसे सुन दंश के जान में जान आई, वरना पता नहीं बेचारा क्या क्या सोचने लग गया था। दंश शालू के चेहरे से उसका हाथ हटा उसके आंखों में देख उसके दोनों हाथों को चूम लेता है। उसकी ऐसी हरकत से शालू को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके शरीर पर बिजली गिर गई हो। उसका बदन एकदम कांपने लगता है, उसके पेट में हजारों तितलियां घूमने लगती है। वही दंश शालू के होठों को अपने अंगूठे से मसलकर बोलता है, जान आई वॉन्ट टू किस यू वन मोर कैन आई। जिसे सुन शालू का दिल तेज तेज धड़कने लगता है। वो अपने होठों का पाउट बनाकर बोली, नहीं ना डेविल हमें सांस नहीं आती। जिसे सुन दंश बोला, जान अब पक्का सांस आएगी, मैं थोड़ी देर ही करूंगा। इतना बोल दंश शालू के होठों को फिर से अपने होठों से कैप्चर कर फिर से चूमने लगता है। वही ममता जी के कमरे में ममता जी अपने रूंधे गले में बोलती है, हाँ हम तो आपके पराये हैं ना बच्चा, हम भूल जाते हैं आप हमें आपकी असली मोम ही नहीं मानते। वही विध्वंस जैसे ही ममता जी की बात सुनती है वो अपनी आंखें खोल लेता है। इस वक्त उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल थी। वो तेज से चिल्ला कर बोलता है, मॉम। जिसे सुन ममता जी विध्वंस की तरफ देखती है। जिसे देख ममता जी फटाफट विध्वंस के पास आ उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर बोलती है, बच्चा क्या हुआ, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों है। जिसे सुन विध्वंस ममता जी की कमर को पकड़ बोलता है, मॉम डोंट डरे टू से कि आप मेरी रियल मोम नहीं है, यू आर माई रियल मॉम। जिसे सुन ममता जी को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए वो फटाफट अपने कान पकड़ बोलती है, अच्छा बच्चा सॉरी, मम्मा कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। तभी विध्वंस बोला, तो अब से आप ऐसा मत बोलना वरना सच बोल रहा हूँ आपको छोड़कर चला जाऊंगा। जिसे सुन ममता जी का मुंह फूल जाता है। वो गुस्से में बोलती है, गंदा बच्चा। जिसे सुन विध्वंस के चेहरे पर एक ना दिखने वाली मुस्कान आ जाती है जो थोड़ी देर में खुद चली भी जाती है। वही ममता जी विध्वंस को बहुत सारी हिदायत देती है कि आप ऑफिस नहीं जाओगे, रेस्ट करोगे। वही विध्वंस भी ममता जी की बात अच्छे से सुन रहा था। ऐसे ही कुछ देर बाद विध्वंस वापस अपने कमरे में आता है। अंश का कमरा। इस वक्त अंश दीवार से लगा हुआ था और वही अर्थ उसे अपनी काली ठंडी आंखों से घूर रहा था। वही अंश भी उसे अपनी हेजल आंखों से घूर रहा था।
तभी अंश बोला, अगर आपका घूरना हो गया तो हटो, मुझे अपनी दी से मिलने जाना है। जिसे सुन अर्थ अंश की कमर को अपने एक हाथ से अच्छे से टाइट पकड़ बोलता है, रसमलाई तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो और बड़े अच्छे से इग्नोर भी कर रहे हो? कल तो तुम छुप कर भाग गए, उसकी भी तो पनिशमेंट बनती है ना मेरे रसमलाई। वही अर्थ के मुंह से खुद के लिए ये सुन अंश का शरीर सिहर जाता है, जिससे उसकी आंखें खुद बंद हो जाती है, जिसे देख अर्थ के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। अर्थ अंश के चेहरे के नजदीक आ उसके होठों के पास आ फूंक मार देता है, जिस कारण अंश अपने होठों को बाइट करता है, जिसे देख अर्थ झटके से अंश को खुद के और नजदीक कर अपनी सर्द आवाज में बोलता है, नो रसमलाई, आई एम द वन हु कैन बाइट दिस। वही अर्थ की ऐसी बातें सुन अब बेचारे अंश की हालत ही खराब हो जाती है। तभी उसे कुछ याद आता है, जिसे याद अंश अर्थ को बहुत जोर से धक्का दे देता है। वही अर्थ का ध्यान तो बस अपने रसमलाई पर था, जिस कारण उसे धक्के का पता ही नहीं चलता। अर्थ को अंश की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है, उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती है। अभी वो कुछ बोलता उससे पहले अंश बोलता है, आप ही ने कहा था ना कि आपको मुझे नहीं देखना, यू हेट मी, फिर अब आप मेरे नजदीक क्यों आ रहे हो? जिसे सुन अर्थ, जिसकी आंखें अब तक लाल थी, वो बिना कुछ बोले अंश के कमरे से निकल जाता है, जिसे देख अंश का पारा हाई हो जाता है। वो गुस्से में बोलता है, आई हेट यू मिस्टर हैंडसम। इतना बोल वो अपना पैर पटक कर नीचे चला जाता है। वही एक क्लब में इस वक्त आदित्य पूरे नशे में टूल होता है, उससे आसपास का बिल्कुल भी होश नहीं था। उसके दिमाग में कुछ घूमने लगता है, फ्लैशबैक जब सिया बेहोश हो जाती है और वही आदित्य उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है, पर उसे कोई हॉस्पिटल मिलता नहीं, जिस कारण वो उसे कहीं आसपास के ही हकीम वगैरह से दिखवा देना चाहता था, क्योंकि सिया बेहोश थी। ऐसे ही रात हो जाती है, तभी आदित्य को एक डेरा दिखता है जो शायद बंजारों का था। वही आदित्य रात बिताने का सोचता है, इसलिए वो सिया को अपने गोद में उठाकर वहां ले जाता है। तभी बंजारों में जो सबका मुखिया था, वो उन दोनों को ऐसे देख अपने साथ रख लेते हैं, लेकिन सब आदित्य और बेहोश सिया को अजीब नजर से देख रहे थे। तभी एक हाकिम आती है, लेकिन उससे पहले मुखिया आदित्य से पूछता है, क्या ये थारी बिंदनी है? जिसे सुन आदित्य नामे सर हिला देता है, जिसे सुन सब अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। जिसे समझ आदित्य खुद को सुधार कर बोलता है, ये मेरी बीबी है, ना कि कोई बिंदनी। जिसे सुन अब सब शांत हो जाते हैं, लेकिन अभी भी मुखिया को शक होता है, इसलिए वो बोलता है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो अभी इसी वक्त अपनी बिंदनी से दोबारा शादी करो, वैसे भी हमारे यहाँ एक शादी हो रही है, दूसरी तुम्हारी हो जाएगी। पहले तो आदित्य इस बात को नहीं मानता, लेकिन सिया की तबीयत के बारे में सोच वो मान जाता है और सिया से उसकी वैसे ही शादी हो जाती है। तभी हाकिम सिया को एक काढ़ा पिला देती है, जिससे उसे धीरे धीरे होश आने लगता है। यही सब जब आदित्य को याद आता है, वो और पीने लगता है और बोलता है, उसके साथ मुझे क्या हो जाता है, क्योंकि मैंने शादी, इसमें तो उसकी भी गलती नहीं थी, फिर भी मैंने उससे शादी की। यही सब सोच आदित्य और पीने लगता है। दूसरी तरफ चेक मार्क विध्वंस जैसे ही कमरे में आता है, वैसे ही उसकी आंखें छोटी हो जाती है। सामने दंश शालू से लिपट कर उसके होठों को चूम रहा था, वही शालू अपने हाथ पैर इधर उधर पटक रही थी। वही दंश, जिसे विध्वंस की प्रेजेंस फील हो रही थी, लेकिन उसे तो अभी अपनी जान की तलब लगी हुई थी। तभी विध्वंस अपनी सर्द आवाज में बोलता है, दंश व्हाट आर यू डूइंग? जिसे सुन दंश शालू को खुद से अलग करता है, उसे लगा अब तो उसका भाई पक्का उसकी अच्छे से वॉट लगाएगा। वही शालू जो खुद की सांसों को समेट रही थी। तभी विध्वंस शालू के पास आ उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर बोलता है, वाइफी आर यू ओके? जिसे सुन शालू हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। तभी विध्वंस दंश को एक बार घूरकर शालू के छोटे से होठों को अपने मुंह में ले लेता है और उसे सक करने लगता है। वही बेचारी शालू शोक में चली जाती है और वही दंश का भी हाल बिल्कुल शालू की तरह था। वो भी हैरानी से अपने भाई को देखता है, लेकिन एक सेकंड में वो खुद को नॉर्मल कर बालकनी में चला जाता है। वही विध्वंस शालू के होठों को बुरी तरीके से चूमने लगता है। धीरे धीरे विध्वंस को खुद पर कंट्रोल नहीं होता, जिस कारण विध्वंस शालू के कमर पर चिमटी काट लेता है, जिस कारण शालू दर्द से कराह उठती है और जिससे उसका मुंह खुल जाता है। वही विध्वंस डेविल स्माइल कर शालू के छोटे से मुंह में अपनी बड़ी जीभ घुसा देता है और शालू के मुंह का स्वाद लेने लगता है। धीरे धीरे विध्वंस शालू के छोटी सी जीभ में अपनी बड़ी जीभ फंसाकर उसे फ्रेंच किस करने लगता है। वही बेचारी शालू, वो तो सदमे में चली जाती है, उसे समझ ही नहीं आता उसके साथ क्या हो रहा है। इसी कारण उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिसे महसूस कर विध्वंस शालू के होठों को छोड़ उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों से पकड़ लेता है और वही शालू गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। वही विध्वंस अपनी हरी आंखों से शालू के लाल चेहरे को देख रहा था, जो खुद को कंट्रोल कर रही थी। उसका लाल चेहरा देख विध्वंस शालू को एक टक देख अपनी मर्दाना आवाज में बोलता है, वाइफी यू लुक लाइक अ रेड स्ट्रॉबेरी एंड आई लव स्ट्रॉबेरी। इतना बोल विध्वंस शालू के होठों को एक बार बाइट कर लेता है, जिससे शालू होश में आती है। शालू विध्वंस को देख मुंह बनाकर बोली, छी डेविल, आपने हमारी जीभ को चूसा, डोंट यू नो गंदा होता है। जिसे सुन विध्वंस सरगोशी में बोला, वाइफी तुम तो पूरी हेवन हो, बस जल्दी बड़ी हो जाओ मेरी छोटी सी वाइफी। इतना बोल विध्वंस
शालू के गालों को बाइट कर लेता है, जिस कारण शालू की आह निकल जाती है। वो गुस्से में विध्वंस को देख बोलती है, गंदे डेविल हब्बी, इतना बोल। वो कमरे से भाग जाती है, जिसे देख विध्वंस के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो अपने चेहरे को मसल कर बोलता है, शशशश, उफ, कयामत हो वाइफी, तुम कयामत, तुम मेरी हुस्न परी हो। तुम्हें देखकर ही कंट्रोल खत्म हो जाता है। तभी दंश वहां आकर बोलता है, भाई बड़े नोटी हो रहे हो। वही दंश की बात सुन विध्वंस उसे अपनी छोटी आंखों से घूर के देख बोलता है, आई सॉ हाउ यू आर किसिंग वाइफी, जिसे सुन दंश सकप का जाता है। वही बेचारे दंश को ये नहीं पता था उसका कोल्ड क्रूल हार्टेड भाई उससे भी ज्यादा रोमांटिक हो जाता है। वही दंश डेविल स्माइल कर बोलता है, तो मोम की डांट कैसी लगी भाई, जिसे सुन विध्वंस डेविल स्माइल कर बोलता है, सेम वाइफी के फ्रेंच किस की तरह, उफ कमाल। वही दंश विध्वंस को घूर कर देख बोलता है, भाई वो छोटी बच्ची है एंड यू आर बिहेविंग लाइक रीता, के तरीके से कहूं तो छींचोरे। जिसे सुन विध्वंस दंश को घूर बोलता है, यू नो वॉट एवरी फॉक्स सेड, ग्रेप्स आर सावर। इतना बोल विध्वंस डेविल स्माइल कर नीचे चला जाता है। वैसे ही डिनर का टाइम हो गया था, उसके पीछे दंश भी नीचे चला जाता है। इस वक्त भानु जी, ममता जी, शालू जो सोना से बात करने में लगी थी, वही इस वक्त सोना के चेहरे पर मुस्कान थी। दंश विध्वंस भी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और साथ में बोलते हैं, वाइफी जान आओ डिनर कर लो। जिसे सुन शालू अपने आंखों में चमक लिए बोलती है, डेविल्स हब्बी, शालू आज भाभी माँ के हाथों से खाएगी। ये बात दंश विध्वंस अपनी बहन और अपनी बीबी के कारण मान जाते हैं। वही इस वक्त टेबल पर ना तो आदि था ना ही अर्थ, जिसे देख ममता जी बोलती है, दोनों गधे पता नहीं कहाँ मर रहे हैं। जिसे सुन भानु जी बोले, स्वीट हार्ट तुम डिनर करो अपना। वही सोना का कुछ खाने का दिल नहीं था, लेकिन शालू उसे अपने छोटे हाथों से खिला रही थी, जिस कारण सोना उसके हाथ से खाकर मन में बोली, भगवान मेरा बेटू भी बच्चा की तरह मासूम है, उसकी रक्षा करना। वही दंश विध्वंस को अब सोना से जलन भी हो रही थी, शालू बड़े प्यार से जो उसे खिला रही थी। वही हमारे हीरो जल जल के कोयला हो जाते हैं, लेकिन बोलते कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता था अभी सोना को शालू की कितनी जरूरत है, इसलिए वो चुपचाप सब देख रहे थे। ऐसे ही सब डिनर कर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। वही शालू बहुत थक जाती है, जिस कारण बेड पर पड़ते ही वो गहरी नींद में चली जाती है। वही दंश विध्वंस भी शालू को खुद की बाहों में कैद करके बोलते हैं, आज के बाद तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इतना बोल दोनों सो जाते हैं। और दूसरी तरफ सोना, जिसे बस अपने आदि की टेंशन हो रही थी, तभी दरवाजा एक बार में खुल जाता है। दूसरी तरफ सोना, जिसे बस अपने आदि की टेंशन हो रही थी, तभी दरवाजा एक बार में खुल जाता है। जिसे देख सोना की नजर सामने जाती है, जहां आदि नशे में धूत अंदर आ रहा था। इस वक्त उसकी आंखें कुछ शराब और कुछ जे गुस्से के कारण लाल थी। वही सोना जैसे ही आदित्य को देखती है, वो डर से एक जगह सिमट जाती है। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, डिनर कर लीजिए। जिसे सुन आदित्य फटाफट गेट बंद कर अपना कोट उतार देता है और अपनी शर्ट के बटन खोल सोना की तरफ बढ़कर बोलता है, तुमने डिनर कर लिया? अभी सोना कुछ बोलती उससे पहले ही आदित्य बोलता है, ऑफ कोर्स कर लिया होगा, तुम्हें तो रानी वाली जिंदगी जो मिल गई, वो भी भीख में। आई डोंट नो तुम इतनी चीप हो। जिसे सुन सोना का चेहरा उदास हो जाता है। वही आदित्य एकदम से उसके ऊपर कूद जाता है, जिस कारण सोना की चीख निकल जाती है, आह। जिसे सुन आदित्य सोना के होठों पर उंगली रख कहता है, शुश, अगर एक भी आवाज निकाली ना तो सच बता रहा हूं तुम्हारे साथ क्या करूंगा वो मुझे खुद भी पता नहीं है, तो सोच समझ कर बोलो। तुम्हें पता है मेरी क्यूटी मेरी जान है, और तुमने उसकी जगह छीनी है, तो उसकी पनिशमेंट तो बनती है ना, नकली बीबी। ये सब बोलते वक्त आदित्य का चेहरा काला हो जाता है, जिसे देख सोना डर से सिमट जाती है, लेकिन अपने मुंह से एक आवाज नहीं निकालती। तभी आदित्य सोना के होठों पर अपनी ठंडी उंगली बड़े सेंसुली तरीके से चलाने लगता है, जिससे सोना के गुलाबी होठ कांपने लगते हैं। वो कुछ बोलती उससे पहले ही आदित्य सोना के होठों को अपने होठों में कैप्चर कर बुरी तरीके से चूमने और काटने लगता है, जिस कारण सोना के होठों पर बहुत दर्द होता है। वो कभी सोना के अपर लिप्स को बेदर्दी से काटता, तो कभी उसके लोअर लिप्स को, और वही आदित्य के हाथ सोना के सूट के अंदर चले जाते हैं और वो बड़े बेदर्दी से उसके पेट पर अपने नाखून घुसाने लगता है, जिस कारण सोना के आंखों के कोने से आंसू निकल जाते हैं। वो उसके नीचे तड़पने लगती है। ऐसे ही वो आधे घंटे तक बुरी तरीके से सोना के होठों को काट उसके खून को चाटकर उसकी आंखों में देख बोलता है, वैसे कितने मर्दों के साथ सोई हो, आई मीन वजन हो ना, या पहले ही किसी से सील तुड़वा ली। जिसे सुन सोना को बहुत रोना आता है। वो रो रो कर बोलती है, प्लीज आदि चुप हो जाए। जिसे सुन आदित्य गुस्से में सोना के सीने को बुरी तरीके से मसल देता है, जिस कारण उसकी चीख निकल जाती है।
आदित्य अपनी लाल आंखों से बोलता है, तुम्हारी औकात नहीं है मुझे आदि बोलने की, समझी तो अगली बार औकात में बात करना घटिया औरत। इतना बोल आदित्य सोना के गले को बुरी तरीके से काटने लगता है। वही सोना रो रो कर उसे ऐसा करने से रोकती है, मगर आदित्य नहीं रुकता। लेकिन धीरे धीरे आदित्य सोना के सीने को चूमते चूमते उसकी सलवार निकाल और अपनी पैंट निकाल कर उसमें बिना वार्निंग के समा जाता है, जिस कारण सोना तड़प उठती है। वो रो रो कर बोलती है, नहीं ऐसा मत करो, मुझे मार दो प्लीज, पर ये सब मत करो। लेकिन आदित्य किसी राक्षस की तरह सोना पर हावी हो जाता है और बुरी तरीके से उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। वही सोना चीख चीख कर बेहोश हो जाती है, लेकिन आदित्य वो बिल्कुल नहीं रुकता। सुबह 5 बजे आदित्य सोना को छोड़ उससे चिपक कर सो जाता है। दूसरी तरफ अर्थ, जो इस वक्त हाथों में चाकू लिए एक लड़के के उंगलियों के टुकड़े कर रहा था, वही उस लड़के की चीखें निकल रही थी, जिसे सुन अर्थ अपनी लाल आंखों से उस लड़के को देख बोलता है, शुश एक आवाज नहीं वरना। इतना बोल अर्थ उस लड़के के हथेली पर चाकू 4 से 5 बार भोंक देता है, जिस कारण उस लड़के की चीख निकल जाती है। आदित्य उसे देख अपनी डरावनी आवाज में बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे रसमलाई को रुलाया, उसकी सजा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी। जिसे सुन वो लड़का कौप जाता है और खुद के दर्द को कंट्रोल कर बोलता है, आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग, आप किसकी बात कर रहे हैं। जिसे सुन अर्थ उसकी दूसरी उंगली काट कर बोलता है, अंश मेरा अंश, जिसे तूने इसी अपने गंदे हाथों से मैसेज करता था, और मेरे अंश से तुझे घिन आती है ना। आज तुझे ऐसा बना दूंगा कि सबको तुझे देख घिन आने लगेगी। वेट एंड वॉच। तो गाइस, ये और कोई नहीं कुणाल है, जिसके कारण हमारे अंश के आंखों में आंसू आ गए थे और उसके मिस्टर हैंडसम, जिनकी नजर हर समय उस पर होती है, उन्होंने इसे उसी वक्त किडनैप कर लिया। एंड ये चीज हमारे डेविल्स अच्छे से जानते हैं। इतना बोल अर्थ उसके आंखों के पास चाकू से वार कर देता है, जिस कारण उसकी दर्दनाक आह निकल जाती है और वो वही बेहोश हो जाता है। वही अर्थ उसके खून से सने हुए चाकू को सूंघ कर बोलता है, अफ रसमालाई, तुम्हारे कारण पता नहीं कितनी जान जाएगी। इतना बोल वो तेज से चिल्ला कर बोलता है, आई एम साइको फॉर यू माई रसमालाई। ये सब अर्थ बहुत जुनून से बोल रहा था। अगर इस वक्त अंश अपने मिस्टर हैंडसम को देखता तो पक्का डर जाता। अवस्थी हाउस। समर, अवस्थी, करण, सिया, अंश के पापा। जब से वो सिया से मिले उन्हें अजीब लगने लगा। उन्हें सिया को देख एक अलग ही नेगेटिव वाइब आ रही थी, लेकिन वो मन का धोखा मान कुछ नहीं बोलते। वही सिया का कमरा। इस वक्त सिया के हाथों में दंश, विध्वंस और आदित्य की फोटो थी, जिसे देख वो किसी पागल की तरह बोली, पहले मुझे सिर्फ आदि चाहिए था, लेकिन जब से तुम दोनों को देखा है तब से मेरा दिल तुम्हारा हो गया। एंड तुम तीनों को अगर मैंने अपना ना बनाया तो मेरा नाम सिया गुप्ता नहीं। इतना बोल सिया डेविल स्माइल कर बोली, सब कुछ मेरा होगा और सोना तुझे तो इतना तड़पाऊंगी कि तू खुद को मारने की भीख मांगेगी। जब तक तेरा तोता मेरे पास है तेरी जबान नहीं खुलेगी। इतना बोल वो किसी पागल की तरह हंसने लगती है। अगली सुबह आदित्य, जिसकी नींद धीरे धीरे खुलती है, उसका चेहरा इस वक्त सोना के गले में था, जिस कारण उसे सॉफ्ट सॉफ्ट महसूस होता है। आदित्य 2 मिनट अपना चेहरा सोना के गले में रगड़ के निकालता है, तभी उसकी नज़र सोना के बेजान शरीर पर पड़ती है, जहां उसकी हर एक हिस्से पर काटने के निशान थे और कहीं से तो अभी भी खून आ रहा था, जिसे देख आदित्य घबरा जाता है और उसकी नज़र खुद की हालत पर जाती है। अब उसे यकीन हो गया था कुछ तो हुआ था। तभी उसे रात की सारी हरकत याद आ जाती है, जिस कारण आदित्य को दिल में बहुत दर्द होता है। वो फटाफट डॉक्टर को कॉल कर सोना की बॉडी को क्लीन करता है और उसे नेक्टी बिस्तर पर सुला कंबल ओढ़ा देता है। ऐसे ही कुछ देर में डॉक्टर आ सोना की हालत देख शोक हो जाती है और गुस्से में बोलती है, किसी ने इनका बुरी तरीके से रेप किया है। जिसे सुन आदित्य की आंख बंद हो जाती है। वही डॉक्टर आदित्य को कुछ दवाई दे चली जाती है। इस वक्त सुबह के 12 बज रहे थे, जिस कारण कोई घर पर नहीं था। ममता जी भानु जी के साथ ऑफिस गई थी। वही हमारे हीरो हमारी छोटी सी हीरोइन को लेकर स्कूल। वही आदित्य किसी पत्थर की तरह सोना के बगल में बैठा रहा। दूसरी तरफ आज हमारी क्यूट सी शालू अंश से बातें कर रही थी, तभी वहां अक्षय आया और दोनों की तरफ देख बोला, चलो लंच करने। जिसे सुन दोनों बड़े आराम से अक्षय के साथ चले जाते हैं। वही कैंटीन में शालू जैसे ही सामने देखती है तो उसकी आंखें तारों की तरह चमक जाती है। वो अक्षय से पूछती है, अक्षु ये कौन है। जिसे सुन अक्षय शालू को सामने की तरफ इशारा करता है, जहां एक हैंडसम सा लड़का बैठा हुआ था, जो आराम से अपने फोन में कुछ कर रहा था। उसे आसपास का बिल्कुल भी होश नहीं था। उसके हाथ लगातार फोन की स्क्रीन पर चल रहे थे। उसकी ग्रे आंखें इस वक्त एकदम ठंडी थी। वही उसका एक अलग ही ओरा था, जिस कारण लोग उससे अट्रैक्ट हो रहे थे। बेबी, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड अग्नि है। जिसे सुन शालू अपनी टिमटिमाती आंखों से बोली, अब आप हमारी इनसे दोस्ती कराओगे ने। जिसे सुन अक्षय नामे गर्दन हिलाकर बोलता है, अच्छा चलो कराता हूं दोस्ती। इतना बोल तीनों कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वही अग्नि को खुद पर किसी की नजरों की तपिश महसूस होती है, जिस कारण वो अपनी ग्रे आंखों से शालू को देखता है, जो उसे अपनी टिमटिमाती आंखों से देख रही थी। जिसे देख अग्नि मुस्कुराकर बोलता है, हेलो प्रिंसेस। जिसे सुन शालू उसके पास आकर उसके हाथों को पकड़कर बोलती है, क्या आप हमारे भाई बनोगे।
जिसे सुन अग्नि अक्षय को देखता है जो उसे रिक्वेस्ट कर रहा था, मान जा यार। जिसे देख अग्नि हमें गर्दन हिलाकर बोला, येस प्रिंसेस यू आर नाउ अग्नि की लिटिल सिस्टर। तभी अंश बोला, भाई मुझसे तो बात करने में आपने 2 दिन लगाए थे। जिसे सुन अग्नि मुंह बनाकर बोला, तो थोड़े नखरे करना मेरा हक है, यू नो आई लव टैंट्रम्स। जिसे सुन अंश मुंह बना लेता है। अग्नि सिंह ये एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं और इनकी उम्र अभी 18 साल है, सेम अक्षय की तरह। हाइट 6'5", गोरा रंग, ग्रे आंखें, गुलाबी होठ। इनकी थोड़ी सी हिंदी वीक है क्योंकि ये अमेरिकी से अभी कुछ समय पहले ही आए हैं। इनकी मोम अंग्रेज है और डैड इंडियन। ये इकलौते बेटे हैं। ये अपने दोस्तों और फैमिली के लिए बहुत सॉफ्ट है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए भी नॉर्मल है। लेकिन इनके खुद के भी बहुत राज है जो अक्षय के अलावा किसी को नहीं पता। उसे अपने दोस्त के उस साइड से बहुत डर लगता है। ऐसे ही सब अपना खाना खा वापस अपने क्लास में चले जाते हैं। वही दंश विध्वंस को देख बोलता है, भाई डू यू थिंक सोना ठीक होगी? जिसे सुन विध्वंस खिड़की से पूरा शहर देख बोलता है, आई डोंट नो बट शी इज आवर सिस्टर, वो सब संभाल लेगी एंड वी नो आदित्य। जिसे सुन दंश कुछ नहीं बोलता, वो भी खिड़की से सब देखने लगता है। वही आदित्य को खुद की हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। धीरे धीरे 2 घंटे बीत गए थे और वही आदित्य सोना का हाथ पकड़ एकटक उसे देख रहा था। धीरे धीरे सोना को होश आ जाता है। वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है, तभी उसकी नजर आदित्य पर पड़ती है। आदित्य को देख वो डर जाती है और उसे जोर से धक्का मारकर रोते हुए बोलती है, प्लीज लीव मी। इतना बोल वो खुद में सिमट जाती है और कांपने लगती है, जिसे देख आदित्य के आंखों में नमी आ जाती है। आदित्य सोना को देख बोलता है, सोना बच्चा प्लीज तुम शांत हो जाओ। वही सोना आदित्य की आवाज सुन और रोने लगती, जिसे देख आदित्य को बहुत तकलीफ हो रही थी। लेकिन आदित्य को ये बात भी पता थी सोना को इस हालत में छोड़ना भी सही नहीं है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है। वो प्यार से बोलता है, क्यूटी पाई कम हियर। जिसे सुन सोना जो अब तक रो रही थी वो फटाफट आदित्य के ऊपर कूद जाती है और उसके सीने से लगकर रोने लगती है। वही आदि भी उसे खुद के सीने से लगाकर अपनी आंखों में नमी लिए वो प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर उसे शांत कराता है। ऐसे ही 1 घंटे से सोना आदित्य के सीने से लगी हुई थी। जैसे ही वो थोड़ी शांत होती वैसे ही आदित्य उससे खुद से दूर कर बोलता है, सोना देखो मुझे। जिसे सुन सोना आदित्य को देख एक बार फिर डर जाती है, जिस कारण आदित्य को बहुत बुरा लगता है। वो वहां से उठकर चला जाता है। वही सोना फिर से रोने लगती है और बोलती है, सॉरी आदि मैं क्या करूं, आपको देखकर मुझे डर लग रहा है, जबकि जानती हूं कल आप होश में नहीं थे, वरना आप कभी ऐसा नहीं करते। इतना बोल सोना रोने लगती है। शाम का समय। आज अवस्थी फैमिली RS हेवन में आई हुई थी और वही हॉल में सारी फैमिली बैठी हुई थी। दंश और विध्वंस के बीच में शालू बैठी हुई थी, जो दंश विध्वंस के हाथों से खेल रही थी। वही उन दोनों का ध्यान अपनी छोटी सी वाइफ और अपने फोन में था, बाकी तो उन्हें किसी से मतलब नहीं था। वही आदित्य अर्थ एक साथ बैठे थे। जहां आदित्य आज गुमसुम था, वही अर्थ एकटक सामने देख रहा था। जहां अंश करण और अक्षय के बीच में बैठकर अपने दोनों भाइयों से कुछ न कुछ बोलकर हंस रहा था। वही पूरा परिवार अंश के हरकत देख हंस रहा था। वही अर्थ दीवानों की तरह एकटक अंश को देख रहा था। वही सिया, जिसे लगा था सारी अटेंशन उसे मिलेगी, लेकिन कोई उससे कुछ बात नहीं कर रहा था। वही उसकी नज़र दंश विध्वंस पर थी और साथ में शालू पर भी। उसे अभी ये नहीं पता था दंश विध्वंस शालू के हस्बैंड है। उसे लगा शालू कोई गेस्ट है, क्योंकि प्रताप फैमिली में कोई प्रिंसेस है, ये बात किसी को नहीं पता थी। वही सिया को शालू को देख बहुत गुस्सा आ रहा था, एक तो उसकी खूबसूरती से, तो दूसरा उसका दंश विध्वंस के इतना नजदीक बैठने से। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र सामने गई, जहां सोना सीढ़ियों से उतर कर आ रही थी। इस वक्त उसने पिंक रंग का कुर्ता और प्लाजो पहना था। हाथों में भरकर चूड़ी, आदित्य के नाम का मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर। लेकिन अभी भी सोना के चेहरे पर थकावट देखी जा सकती थी। वही उसे देख सिया डेविल स्माइल कर तेज से बोली, सोना तुम अपने ससुराल में किस तरह के कपड़े पहने हैं, ऊपर से इतने समय बाद नीचे आए हो, और बेचारी आंटी ने आज सारा खाना अकेले बनाया है, तुम्हें नहीं लगता थोड़ी आंटी की हेल्प करनी चाहिए? ये सब बात वो बड़ी मासूमियत से कह रही थी, जैसे उससे ममता जी की पता नहीं कितनी फिक्र हो। लेकिन ममता जी और बाकी किसी को सिया की बात पसंद नहीं आई। वही दंश विध्वंस का ध्यान पूरा शालू पर था, जो सिया को गुस्से में घूर रही थी, जिससे उसका गोरा चेहरा एकदम लाल टमाटर की तरह लाल हो गया था। अभी शालू कुछ बोलती, दंश विध्वंस शालू को देख धीरे से बोले, शुश डोंट से एनीथिंग। अभी शालू कुछ बोलती उससे पहले ममता जी सोना के पास आई। सोना जैसे ही उनका आशीर्वाद लेने को झुकी, वैसे ही उसके बाल पीछे हो गए, जिस कारण उसके गर्दन पर लव बाइट दिख रहे थे, जिससे सिया ने देख लिया था। अब तो उसका पारा हाई हो गया था। तभी उसे ममता जी की आवाज आई, जो सोना से बोल रही थी, सोना बच्चा अभी आपको आराम करना चाहिए था ना, और आप ऐसे नीचे आ गई। जिसे सुन सोना धीरे से बोली, माँ भी मैं ठीक हूँ। जिसे सुन ममता जी कुछ बोलती उससे पहले सिया बोली, हाँ आंटी, इसे कैसे कुछ हो सकता है? गरीबी से लौट कर आई है और अब इतने मजे कर रही है, इससे कुछ भी नहीं हो सकता।
मेरे आदि को मुझसे दूर करने वाली जिसने मेरी जगह छीनी उसे क्या ही हो सकता है, दुख तो मुझे हो रहा है। इतना बोल सिया रोने लगी, जिसे देख किरण जी सिया को खुद के गले लगाकर शांत करने लगी। वही अंश मुंह बनाकर बोला, भाई आप लोगों को नहीं लगता ये रियल भूतनी है? जिसे सुन अक्षय और करण उसे घूर कर देखने लगे, जिसे देख अंश अपने दांत दिखा देता है। वही करण और अक्षय को भी अपनी बहन से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने सोचा बेचारी इतने साल बाद आए और जिससे प्यार करती थी उसकी शादी किसी और से हो गई, इसलिए दुखी है। वही ममता जी धीरे से सोना के कान में बोली, आपकी किस्मत में आदि है, आपने किसी से कुछ नहीं छीना, इसलिए उन्हें इग्नोर करो, वो अभी बच्ची है। जिसे सुन सोना मुस्कुरा देती है। वैसे भी सोना का दिमाग कल रात के कारण शोक में था, इसलिए उसे सिया की बात पर ध्यान ही नहीं दिया जिसे आदि समझ रहा था। तभी सिया दोबारा बोली, मोम मैं कैसे शांत रहूं, इस लड़की ने मुझसे मेरा आदि छीन लिया। इस जैसी प्रोस्टिट्यूट अभी वो और कुछ कहती आदि तेज आवाज में बोला, शट योर माउथ वरना यही जिंदा गाड़ दूंगा। आदि इस वक्त गुस्से से पागल हो रहा था, उसका शरीर गुस्से से कौंप रहा था। वही उसे इतने गुस्से में देख सब डर गए। शालू दंश विध्वंस के सीने में डर के मारे छुप गई और वही अंश करण की गोदी में चढ़ उसके शर्ट के अंदर अपना सर घुसा लिया। वही अक्षय ने अंश के कान पर हाथ रख दिया और वही अर्थ भी गुस्से में पागल हो रहा था। उसका रसमलाई कैसे करण से चिपका है और उसके शर्ट में अपना चेहरा घुसा रखा है, यहाँ ये सब तमाशा हो रहा है। वही अर्थ को तो अलग ही जलन मच रही है। वही दंश विध्वंस शालू को लेकर अपने कमरे में आ जाते हैं बिना किसी की परवाह किए, और भानु जी ने भी अपनी स्वीट हार्ट को और सोना को खुद के गले लगा लिया था। जिसे देख सोना, जो आदित्य के गुस्से को देख उसे कल का नजारा याद आ रहा था, इसलिए वो कौप रही थी, लेकिन खुद को किसी के बाहों में महसूस कर वो शांत हो जाती है और सामने देखती है जहां आदित्य गुस्से में सिया को बोलता है, यू नो व्हाट, तुम बदल चुकी हो, तुम मेरी क्यूटी पाई हो ही नहीं सकती, शी इज डायमंड एंड यू आर अ प्लास्टिक। और क्या बोला तुमने? तभी किरण जी हिम्मत कर बोली, बेटा। तभी आदित्य बोला, बस आंटी, आई कैंट टॉलरेट कि कोई भी ऐरा गैरा मेरी बीवी को कुछ भी बोलकर चला जाए। पहले भी कहा था, वो इस घर की छोटी मालकिन है और मेरी पत्नी मेरा आधा हिस्सा, अगर उसके लिए कोई गलत वर्ड बोले ना वही जान ले लूंगा। तभी किरण जी बोली, बट इसके कारण मेरी बेटी को बहुत दुख हुआ है, इसलिए वो सब बोल रही है। जानती हूँ अभी इसने गलत बोला क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। जिसे सुन आदित्य जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, गलत? अरे आपकी बेटी ने जितना गलत नहीं सहा ना उससे ज्यादा मेरी बीबी ने सहा है। वही दंश विध्वंस शालू को सुला कर रेलिंग पर खड़े होकर आदित्य को बिना भाव के देख रहे थे। तभी आदित्य आगे बोलता है, अरे कम से कम आपकी फैमिली आपकी बेटी के साथ है, लेकिन मेरी बीबी की किस्मत देखो, जिसके साथ शादी हुई, जिसने इसकी रक्षा करने की कसम खाई थी, उसी ने उसके साथ जबरदस्ती किया और उसका बुरी तरीके से रेप किया। जिसे सुन सारी फैमिली शोक हो गई। वही सिया का चेहरा चमक गया, वही सोना के आंखों में फिर से आंसू आ गए। वही ममता जी भानु जी को खुद से छुड़वा लेती है और वही भानु जी सोना को खुद के गले लगा कर बोलते हैं, बच्चा सॉरी। जिसे सुन सोना फुट फुट कर रोने लगती है। वही ममता जी की आंखें गुस्से से लाल थीं, वो सीधा आदित्य को जोर से थप्पड़ खींचकर मार देती है, जिससे आदित्य का चेहरा एक साइड झुक जाता है। वही करण अक्षय अंश को ऊपर लेकर चले जाते हैं और शालू के पास रहने को बोल नीचे आ जाते हैं। वही ममता जी आदित्य का कॉलर पकड़कर बोलती है, छी घिन आ रही है हमें अपनी परवरिश पर इतना बोल। वो आदित्य को 4-5 थप्पड़ मारती है, जिस कारण उनका हाथ लाल हो जाता है। वही दंश विध्वंस ये देख नीचे आ जाते हैं। तभी ममता जी रोते हुए बोलती है, शायद हमने आपको औरत की इज्जत करना नहीं सिखाया था, तभी आपने इतना घिनौना काम किया है, आपको इसकी सजा मिलेगी। आदित्य जिसे सुन आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी मम्मा ने कभी उसे आदित्य नहीं बुलाया, जिस कारण अब आदित्य को डर लगता है। वही ममता जी कि आगे की बात सुन सब की सांसें अटक जाती है। वही सोना भी रोना बंद कर ममता जी को डर से देखती है, जहां ममता जी बोलती है, आज से आप हमारे बेटे नहीं, हम ममता भानु प्रताप सिंह आपसे सारे रिश्ते तोड़ते हैं और अपनी गंदी परवरिश के लिए खुद को 100 कोड़े की सजा सुनाते हैं। वही उनकी बात सुन सब हैरान हो जाते हैं। ममता जी जैसे ही चाबुक उठाती है वैसे ही दंश उनका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देख ममता जी बोलती है, नहीं आज आप हमें नहीं रोकेंगे दंश। तभी विध्वंस उन्हें पीछे से बेहोश कर देता है और अपने गोद में उठाकर सोफे पर बैठा देता है। तभी सिया चिल्ला कर बोलती है, सब इस मनहूस लड़की के कारण हो रहा है, हर चीज का कारण ये घटिया लड़की है। जिसे सुन विध्वंस सिया के पास आ उसे खींच के थप्पड़ मार देता है, जिस कारण वो बेहोश हो जाती है। वही किरण जी कुछ भी नहीं बोलती, ना ही उनके हस्बैंड और ना ही करण और अक्षय। आधे घंटे बाद ममता जी को होश आता है तो सामने देखती है, जहां इस वक्त आदित्य शर्टल्स हो खुद के पीठ पर कोड़े बरसा रहा था। वही पूरी फैमिली चुपचाप उसे देख रही थी। वही सोना आदित्य के पास जाने के लिए रो रही थी, लेकिन विध्वंस उसे खुद के सीने से लगाकर बोला, ही डिजर्व इट सोना, तुम कहीं नहीं जाओगी। जिस कारण सोना फुट फूट कर रोने लगती है। उसे आदित्य का दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। वही ममता जी सुनी आंखों से आदित्य को देख रही थी। आदित्य ने खुद को खून से लपड़ कर लिया था, लेकिन उसे फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा था, उसका सारा ध्यान अपनी बीवी पर था।
तभी आदित्य बोला गार्ड्स लेकर आओ, जिसे सुन कुछ गार्ड्स कुछ सामान रखकर जाते हैं और जिसे देख सोना की जान ही हलक में आ जाती है।